अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे। और ये इंग्लिश प्रेसी से रिलेटेड एक वर्कशॉप है। और अगर आप वर्कशॉप के मीनिंग को समझते हो तो वर्कशॉप मीन्स कुछ चीजें आपस में, एक ओपन डिस्कशन प्लेटफॉर्म होता है जिसपे हम चीजें डिस्कस कर सकते हैं, कुछ चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग तो डिस्कस नहीं हो सकती, लेकिन कुछ मेजर चीजें, कुछ मेजर पॉइंट्स डिस्कस करके जो है वो अपनी काफी ज्यादा जो है वो चीजों को क्लियर हम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश प्रेसी के पेपर को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश प्रेसी के पेपर के जो कुछ कोर एरियाज हैं उनको देखेंगे, और उसके बाद जो है वो हम लोग साथ साथ कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे चीजों की। तो आप लोगों ने क्लास छोड़ के भागना नहीं है। और दूसरी चीज, मैं आप लोगों को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सारे फुली प्रिपेयर्ड हैं, मतलब आप लोगों को बिगनर्स नहीं ले रहा मैं। तो अगर ये क्लास ज्यादातर जो है वो उन बच्चों के लिए भी फ्रूटफुल होगी जो बिगनर्स हैं। तो अगर आप लोग एक्सपर्ट हैं तो आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा, और अगर आप लोग बिगनर्स हैं या मीडियम मीडियम लेवल की तैयारी के साथ हैं तो फिर आप लोगों को काफी कुछ इस क्लास में सीखने को मिलेगा। तो बच्चे, इंग्लिश प्रेसी का पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं। इंग्लिश के दोनों पेपर, चाहे ऐसे का पेपर हो या प्रेसी का पेपर हो, दोनों ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कंसीडर किया जाते हैं। सबसे ज्यादा पेपर के अंदर फेल होने की रेशो भी इसी में है। सीएसएस के अंदर मतलब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सही तरीके से सिलेक्ट कर लें और उनको तैयार भी आप कर ही लेंगे, गिरते पढ़ते तैयार कर लेंगे। इंग्लिश के दो पेपर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं से आपको प्रिपेयर जो है वो करना पड़ता है। अब ऐसे के ऊपर आज हम बात नहीं करेंगे, मैं आप लोगों से ना ओपिनियन मांगता हूं, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म है। आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आपके नजदीक इंग्लिश प्रेसी के पेपर में ज्यादातर अवाम फेल क्यों हो जाती है। व्हाट इज योर ओपिनियन। तरतीब से हम चलेंगे, तरतीब से चीजों को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग वाइंड अप करेंगे अपने डिस्कशन को। आपकी ओपिनियन क्या है कि कितने परसेंट लोगों को लगता है, मैं यहाँ पे ऑप्शन देता हूं, अगर आप लोगों को लगता है कि फेलियर की वजह, कितने बच्चों को लगता है कि आपकी प्रेसी सही नहीं होती जिस वजह से आपको फेल कर दिया जाता है पेपर में। प्लीज रेज योर हैंड अगर आप लोग ये समझते हैं, अगर आपने कहीं से सीखा या अगर आपको पता है कि यही वजह है, तो प्लीज रेज योर हैंड्स। चले जी, 17 लोगों को, 18-19 लोगों को जो है वो लगता है कि प्रेसी की वजह से जो है वो लोग फेल होते हैं। आप लोग अपने कैमरास बेटा ऑफ रखें, जिनके कैमरास ऑन है कैमरास को ऑफ कर लें, तो ये मेरे लिए भी आसान होगा, स्क्रीन पे जो है वो चीजें शो हो जाती हैं। सेकंड थिंग, कितने बच्चों को लगता है कि अदर्स फैक्टर प्ले देयर रोल, इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। प्रेसी के अलावा भी और भी बड़ी चीजें होती हैं। वेरी गुड। अब हम अपने डिस्कशन पे वापस आ जाते हैं। प्रेसी का सवाल, दुनिया की किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, दुनिया के किसी भी अच्छी बुक को अच्छी बुक से मुराद अच्छी बुक होनी चाहिए जो किसी इंटरनेशनल ऑथर ने लिखी हुई हो। दुनिया में किसी भी स्कॉलर से बैठ के पूछ लें कि अगर मैं एक ग्रामर का पेपर कर रहा हूं और उसके पेपर में फेल होने के पीछे मेरी प्रेसी का कितना रोल है, तो वो 0% बताएगा। हमें ये बताया जाता है कि आपकी प्रेसी ठीक नहीं होगी, अगर प्रेसी का सवाल आप सही अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपका पेपर फेल हो जाएगा। कहीं पर भी किसी भी जगह पर कोई रूल आपको ऐसा नजर नहीं आता। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। वन ऑफ माय स्टूडेंट, मैं अक्सर बताता हूँ बच्चों को, वो प्रेसी का सवाल कंप्लीट अटेम्प्ट भी नहीं कर पाई, बट वो पास है। इवन शी इज सर्विंग, 2017 के बैच की है, 2018 में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप प्रेसी को अटेम्प्ट ना करें या प्रेसी सही तरीके से अटेम्प्ट ना हो या प्रेसी का सवाल अगर सही ना हुआ तो आपका पूरा पेपर फेल हो जाएगा। प्रेसी इज द पार्ट ऑफ योर 100 मार्क्स पेपर। उसमें 80 नंबर के और भी सवालात हैं जो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेपर में दो चीजें होती हैं, 40 मार्क्स
उस चीज के हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं। मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि ये वो चीजें हैं जिन पे आपका कंट्रोल हो ही नहीं सकता, और 60 मार्क्स वो हैं जो आपके अपने कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये दो ऐसे सवाल हैं जिसके ऊपर आपकी कोई कंट्रोल नहीं है। एग्जामिनर चाहे तो आपको 40 में से 40 जीरो कर दे, चाहे तो 40/40 दे दे, चाहे 20 दे दे, 10 दे दे, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये वो सवाल है सीमिंगली, जाहिरी तौर पे, बाकी तो फिर एफपीएससी जिस तरीके से पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर उन्होंने चेक किया था उस पर अल्लाह ही हाफिज है उनका, लेकिन अगर वो फेल करने पे आया तो फिर वो अपनी मर्जी से, कोई पूछने वाला तो है नहीं उनसे। तो अगर लॉजिकली, अगर टेक्निकली हम प्लान के तहत चलें तो ये जो 60 मार्क्स हैं, ये इन 60 मार्क्स में से कम 55 मार्क्स आपके वो हैं जो आपके कोई नहीं काट सकता, जो आपके कोई नहीं छीन सकता। अगर आप यहां से 0 मार्क्स भी लें, 0/40 लें, तो यहां से अगर आप 55 मार्क्स आपके वो हैं जो आप बड़ी आसानी के साथ लेके अपना पेपर पास कर सकते हैं। और एक अनफॉर्चुनेटली हमें ये बात बताने में कि प्रेसी अगर आपकी ठीक नहीं होगी तो आपका पेपर फेल हो जाएगा, ये बात वो लोग बताते हैं जिनके खुद प्रेसी में 40, 42, 43 मार्क्स होते हैं। ये बात बताने वाले लोग वो होते हैं जिनके खुद प्रेसी में पूरे पूरे नंबर होते हैं। सो इसलिए थोड़ा सा सोचें कि आपने करना क्या है। बेटा आप 1 मिनट वेट कर, मैं आता हूँ। अब बच्चे, इस 55 मार्क्स में आपकी ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पेपर में पास करवा सकती है? ये जो 60 मार्क्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पास करवा सकती है? मतलब ये तो वो चीज है जो मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर, टोटली एग्जामिनर के हाथ में है। इसमें आपकी कौन सी चीज है जिसमें आपको पेपर में पास करवाया जा सकता है? अगर हम उसको देखें तो सबसे पहले जो चीज आएगी, बेटा आप लोगों को डिस्टॉर्शन आ रही है आवाज में? किसी बच्चे को डिस्टॉर्शन आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही बेटा। आप हादी, आप अपना कनेक्शन चेक करें, आपकी तरफ कोई इशू है? अब इस 55 मार्क्स में आपकी वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का सवाल आपका 20 मार्क्स का है। इन 20 मार्क्स में से ये एमसीक्यूज की फॉर्म में आता है, और ये 20 मार्क्स अगर कोई बच्चा, वैसे तो बड़ा टफ होता है, बहुत टफ वोकैबुलरी होती है, 15, ये चले 10 प्लस मार्क्स भी ले ले तो आप काफी हद तक अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं, अगर 10 प्लस मार्क्स भी वोकैबुलरी में से निकाल लें। 20/20 भी आ सकते हैं अगर आपकी वोकैबुलरी ठीक है, नहीं तो बाजू का तुक्के भी लग जाते हैं। आपके इडियम्स या आपके पेयर ऑफ वर्ड्स, या ये दोनों भी आ सकते हैं। आपकी करेक्शन, आपकी प्रेपोजिशन वगैरह, ट्रांसलेशन, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें और भी हैं, जैसे आपके नरेशन हो गए, वॉइसेस हो गई। ये वो चीजें हैं जो अगर आपकी ठीक होंगी तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, गलत होंगी तो नंबर जीरो हो जाएगा, नंबर जीरो हो जाएगा। अगर इस एरिया पे स्टूडेंट काम करें तो मेरे ख्याल में, और इसके लिए अनफॉर्चुनेटली, माजरत के साथ, मुझे नहीं पता कि कौन कहां कहां से पढ़ के आया है, अनफॉर्चुनेटली प्रेसी का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कोई इनकारी नहीं है। लेकिन सिर्फ प्रेसी का सवाल ही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजों को आप इग्नोर कर दें तो ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है। आप जिस चीज को इग्नोर करेंगे वो चीज पेपर में आपको इग्नोर करेगी। मैंने लोगों को देखा, वो 6-6 महीने से प्रेसी प्रिपेयर कर रहे हैं और उन्हें प्रेसी लिखनी नहीं आ रही, और उस चक्कर में उन्होंने अपने इस एरिया को भी इग्नोर कर दिया, स्पेशली वोकैबुलरी को। आपकी वोकैबुलरी को इग्नोर कर दिया, और वोकैबुलरी के लोग, अप्रोच ही गलत है। लोगों ने वोकैबुलरी को तैयार करने का तरीका, डिफरेंट लोग हैं, उन्होंने जो है वो 1000 वर्ड्स की जो है वो लिस्ट दे दी हुई है, नेट से कॉपी की, बच्चों को पकड़ा दी, बच्चों ने उसी को तैयार कर लिया, खुश हो गए जी 1000 वर्ड्स तैयार कर लिया, अब इधर से वोकैबुलरी आ जाएगी, एक लफ्ज भी उधर से नहीं आता। फायदा क्या हुआ? जिन्होंने आपको पकड़ाई थी वो चीजें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई,
उन्होंने कहा हमने तो वोकैबुलरी पकड़ा दी थी, एफपीएससी तो सरप्राइज देती है, वो तो कहीं से भी वोकैबुलरी दे देती है। आपको अगर वोकैबुलरी के 20 मार्क्स में से 5 मार्क्स भी लेने हैं, 10 मार्क्स भी लेने हैं, देन यू हैव टू ब्रॉडन योर अप्रोच। आपको सिर्फ और सिर्फ जीआरई की लिस्ट पे नहीं बैठना, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ जो 800 डाउनवर्ड्स की जो लिस्ट मिल जाती उस पे नहीं बैठना, आपको हर वो फ्रंट एक्सप्लोर करना है जहां से आपको कोई ना कोई नया वर्ड मिल सकता है सीखने के लिए। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वोकैबुलरी तैयार कैसे करनी है, इसके ऊपर लोगों की बड़ी गलत अप्रोच है। लोग वोकैबुलरी, ऐसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, मैं उन यहाँ पे उनको एड्रेस नहीं करूंगा। जिनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जिंदगी भर उर्दू मीडियम पढ़ा, मैट्रिक, एफएससी, मिस्टर चिप्स और पता नहीं कौन कौन से लेसन्स इंग्लिश से उर्दू मीनिंग्स तैयार करते आए, और यहाँ पर आके अचानक से उन्होंने जो है 180 का डिग्री का टर्न लिया और इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स तैयार करना शुरू कर दिया। जी हमने सिनोनिम एंटोनिम्स तैयार करने, और होते नहीं है तैयार, बिकॉज आपका माइंड उस चीज के लिए तैयार ही नहीं है, आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आप वो काम कर रहे हैं जिसके लिए आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। अप्रोच ही गलत है, और फिर सिनोनिम एंटोनिम्स को रट्टा लगाएंगे। रट्टा लगाना एक और अजाब है। वोकैबुलरी कभी भी रट्टे से तैयार नहीं हो सकती। वोकैबुलरी को तैयार करने के लिए यू हैव टू फाइंड इंटरेक्टिव मेथड्स। इंटरेक्टिव मेथड्स निकालेंगे, कम से कम 5000 प्लस वर्ड्स अगर आपको तैयार होंगे तब जाकर आपका वोकैबुलरी का सवाल, जिसे आप कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्टरी तैयारी है वोकैबुलरी की। 5000 वर्ड्स आपको क्रैम करने से कभी भी तैयार नहीं होंगे। आपका दिमाग है, कोई अल्लाह माफ करे मशीन नहीं है। हम उन मेथड्स को डिस्कस करते हैं, अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं आप लोगों से, थोड़ा सा जिस चीजों को ले जाए। ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ईडियम्स होगा, क्योंकि पेयर ऑफ वर्ड्स तो फिर उसकी भी उसके साथ ही कवर हो जाएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता है कि ईडियम्स के अंदर सेंटेंस कैसे बनाते हैं? कितने लोग ऐसे जो ये जानते हैं कि ईडियम्स के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं? अभी इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि मेजॉरिटी के सेंटेंसेस गलत हैं। मेजॉरिटी के सेंटेंसेस गलत हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि हम ईडियम्स करके आते हैं और हमें लगता है कि हमने बस 10 ईडियम कर लिए हैं या 5 ईडियम कर लिए हैं और हमारे सारे ईडियम्स के मीनिंग हमें पता था, तो उसका आंसर भी हमने सेंटेंस बनाया वो भी हमारा ठीक होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ, कम से कम मुझे 12 साल हो गए सीएसएस की क्लासेस को लेते हुए या कराते हुए तैयारी बच्चों को। इन 12 साल में मैंने ऐसे बच्चे नहीं देखे जो ईडियम्स की जब बात आती है तो ईडियम्स को करते हुए कभी उनका सेंटेंस ठीक हुआ। ईडियम में पूछा क्या जा रहा है, ईडियम कुछ और बना रहे हैं, और उसकी वजह यह कि वो क्रैम करते हैं ईडियम का सेंटेंस एज इट इज। भाई क्रैम भी करें, बट सवाल की नेचर को तो समझे कि सवाल में पूछा क्या गया था ईडियम से रिलेटेड। आप 5 ईडियम करके आते हैं और सोच लेते हैं कि 10 नंबर आ गए, घर जाते हैं एग्जामिनर जब पेपर चेक करता है आपके 0 नंबर होते हैं, बिकॉज जो ईडियम्स की नीड थी वो आपने पूरी नहीं की। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी क्लासेस में ईडियम बनाने सीखे, ईडियम के सेंटेंसेस बनाना सीखे? ईडियम्स तो याद कर ही लिए होंगे आपने। कितने लोगों ने जो है वो इसके बनाना सीखे हैं, या कितने लोगों ने आपको बताया कि एक्चुअली ईडियम्स बनाए कैसे जाते हैं? वेरी गुड। देखिए बच्चे, ये तो अपने ही बच्चे ने अच्छा ये देखें भाई, बात सुने, एफपीएससी के सिलेबस में ईडीएम और पेयर ऑफ वर्ड्स दोनों चीजें होती हैं। ये कोई कंफर्म नहीं है कि एफपीएससी ने हमेशा पेयर ऑफ वर्ड्स ही देने हैं या हमेशा ईडीएम्स ही देने हैं। जो चीज आपके सिलेबस में है वो आ सकती है इंग्लिश के पेपर में। एनोलॉजीज भी आती रही, एनोलॉजीज अब नहीं आती। शुरू में 15 में 16 में सिलेबस चेंज होने के बाद आते थे, अब नहीं आई, लेकिन आ सकती है, आपको तैयार करनी पड़ेंगी। अब ईडीएम्स के बाद करेक्शन। करेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि 10/10 मार्क्स देने की सलाहियत रखती है, अगर अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर ग्रिप है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर ग्रिप है, प्लस ग्रामर की कुछ कोर डायमेंशंस होती हैं, जैसे क्वेश्चन टैग हो गए, डैंगलिंग मॉडिफायर्स हो गए। इन चीजों को आप अपनी या कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए, आपके आपके विश से रिलेटेड सेंटेंसेस हो गए, कुछ आपके बेसिक टेंसेस होते हैं, अगर आपकी उन पे ग्रिप अच्छी है, और इन पे ग्रिप बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से आप ग्रिप बना सकते हैं, तो आप इस सवाल को भी अच्छे से निकाल देंगे। preposition, again preposition plays a very vital role. लोग preposition तैयार करते हैं फिक्स्ड preposition, एग्जामिनर वो preposition देता है जो कंफ्यूजिंग होती है। मिसाल के तौर पे
बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, सही है या गलत है? सही है या गलत है? हाउ मैनी बिलीव कि ये गलत है? प्लीज रेज योर हैंड जिनको लगता है ये गलत है। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। जिनको लगता है कि ये गलत है सेंटेंस, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। यहां पे प्रेपोजिशन इन ही आएगा, ऑन नहीं आएगा। बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री होता है, नॉट ऑन द ट्री। अब हम लोगों ने प्रेपोजिशन को तैयार किया हुआ है उर्दू ट्रांसलेशन के साथ कि इनका मतलब होता है पर, हम दरख्त पर बैठते हैं तो हम लिखेंगे वी आर सिटिंग ऑन द ट्री। इसी तरह एक और इडियम ट्री से रिलेटेड ही प्रेपोजिशन आ रहा है, अस्मा इज सिटिंग इन द शैडो ऑफ ट्री। अस्मा इज सिटिंग इन द शैडो ऑफ ट्री, ये सही है या गलत है? शाबाश, प्लीज जिनको लगता है ये सही है रेज योर हैंड्स, जिनको लगता है ये गलत है वो ना करें ऊपर हाथ। भाई कॉमन सी बात है, हम अपनी इंग्लिश में यही बोलते हैं ना, अस्मा इज सिटिंग अंडर द शैडो ऑफ ट्री, अंडर द शैडो ऑफ ट्री। इन कहां से आगे कभी लगाया आपने इन? अब जरा हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। पेंटिंग थोड़ी सी मेरी जो है वो हिली हुई है, तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना, मैं एक दरख्त बनाने लगा हूं। ये है दरख्त, काफी ये एक दरख्त है, और ये इसकी जो है वो ब्रांचेस हैं। ये खड़ी है अस्मा, दो हाथ दो टांगे, ये जमीन है, यहाँ पे साया आ रहा है। अब अस्मा साए के अंडर है या साए में खड़ी है? अस्मा साए में खड़ी है या साए के नीचे खड़ी है? अस्मा इज सिटिंग इन द शैडो, वो साए में खड़ी है। साए के अंडर का मतलब है ये जमीन है, जमीन के नीचे घुस के वो चली गई, साए के नीचे घुस गई है। अस्मा इज सिटिंग इन द शैडो होगा, नॉट अंडर द शैडो। कभी भी हम अंडर द शैडो नहीं कहते होते, हम हमेशा कहते होते अस्मा इज सिटिंग इन द शैडो। अस्मा इज सिटिंग इन द, आप साए में बैठते होते, साए के नीचे नहीं बैठते होते। साए के नीचे हम कभी नहीं बैठते, अगर सही उर्दू में हो तो हम साए में बैठते होते हैं। वी बिलीव ऑन अल्लाह या वी बिलीव इन अल्लाह? वी बिलीव ऑन अल्लाह या वी बिलीव इन अल्लाह? हम अल्लाह में यकीन रखते हैं, अल्लाह पर यकीन नहीं होता, बिलीव इन अल्लाह होता है। हम अल्लाह में यकीन रखते हैं, लेकिन हम उर्दू में ऐसे बोलते हैं मुझे अल्लाह पर यकीन है, तो हम ऑटोमेटिकली ऑन लगा देते हैं। अब ये कुछ, आप गूगल पे जाएं, और वैसे भी हम लोग बहुत चीजें सर्च करते हैं अपनी पसंद से रिलेटेड, अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो थोड़ी सी इंटरेस्ट अगर आप चेंज करें तो आप गूगल पे सिर्फ इतना सर्च कर ले, मोस्ट कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन, या जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन है, आप गूगल पे सर्च करें। ठीक है, आप क्या कहते हैं सर्च करें तो आपको बहुत सारे ऐसे यूनिक प्रेपोजिशंस मिलेंगे जो आप पढ़ते जाएंगे और आप हैरान होंगे कि यार ये क्या चीज है। ठीक है, आप उन प्रेपोजिशंस को निकालें, नॉर्मली उसी तरह के प्रेपोजिशन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक और प्रेपोजिशन मेरे माइंड में आ रहा था, चले मैंने कहा लगे हाथ वो भी डिस्कस कर लें। आई विल से दिस डैश योर फेस, यहां पर कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? ठीक है, वेरी गुड। आई विल से दिस ऑन योर फेस, यहां पर बच्चे आएगा आई विल से दिस टू योर फेस, टू योर फेस आएगा। हम कभी भी किसी के मुंह पे चढ़ के बात नहीं करते, ना ही हम किसी के मुंह पे खड़े होकर, उसका मुंह है चौक तो नहीं है जो हम ऐट लगा रहे हैं। हम किसी की तरफ डायरेक्शन, टू जो है वो डायरेक्शन को शो करता है। तो आई विल से दिस टू योर फेस, जैसे होता है इंडिया इज इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, ये गलत है ये सही है? इंडिया इज इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, सही है या गलत है?
ये गलत है। डायरेक्शन के लिए हम इन यूज नहीं करते, डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू। तो सही क्या होगा, इंडिया इज टू द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। इंडिया इज टू द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। डायरेक्शन के लिए कभी भी इन यूज नहीं होता। डायरेक्शन के लिए जब हम डायरेक्शन का हवाला देते हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, तो हमने हमेशा टू लगाना है। कॉमन सी चीज है जिससे, और ये फिक्स प्रेपोजिशन है, ऐसे नहीं है कि कोई ये इनकी पोजीशन चेंज होती जाएगी, फिक्स प्रेपोजिशन है, बट कंफ्यूजिंग है। और यही कंफ्यूजिंग, इसी तरह की कंफ्यूजिंग चीजें जो है वो पेपर में पूछी जाती हैं। और हम लोग आदी होते हैं, क्योंकि हम लोग गलत इंग्लिश बोलते हैं, तो हमें वो चीजें ठीक नजर आ रही होती हैं। उसके बाद बच्चे ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन का सवाल आपका जो है वो, ये एक ऐसा सवाल है जो कि नॉर्मली मेरे ख्याल में 10 नंबर का होता है प्रेसी के पेपर में। इसमें आप 10 में से 10 नंबर नहीं ले सकते। 5 नंबर भी आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपकी ट्रांसलेशन ठीक है, वरना नॉर्मली इसके अंदर आप एक्सपेक्ट करें कि बस मीडियोकर से नंबर ही आएंगे। 5 नंबर आ जाए तो एक सेफ साइड पे बंदा रह जाता है। इन एरियाज पे अगर आप काम करें तो आपका जो है वो पेपर ज्यादा सेफ रहेगा, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर पेपर में जाएंगे, एज कंपेयर टू अगर आप इस एरिया पे सर खपाते रहेंगे। अब इस एरिया पे सर ना खपाए ये तो मैं कह नहीं रहा, मैं कह रहा हूं इस एरिया पे सर खपाएं, लेकिन इस एरिया को सर खपाते हुए 60 नंबर की कुर्बानी ना दे दें। और 60 नंबर की कुर्बानी किस तरीके से देते हैं वो मैंने थोड़ा सा बता दिया, कि सिर्फ 1000 वर्ड्स याद करके चले गए और 500 इडियम्स तैयार कर लिए, और वो गिनती के जो है वो कुछ रूल्स याद कर लिए, प्रेपोजिशन वो ट्रेडिशनल जो है वो याद कर लिए, तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। अब ये जो 60 नंबर का 40 नंबर का पोर्शन है, यहाँ पर क्या गलतियां बच्चे कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती जो प्रेसी के सवाल में बच्चे करते हैं वो है कि जब वो किसी के पास भी पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो बंदा उनको कहता है जी सन 2001 के पेपर की प्रेसी करके आ जाओ। प्रेसी के रूल समझाए, 2001 के पेपर की प्रेसी करके आ जाए। आई एम एन आर्किटेक्चरल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, मैं आर्किटेक्ट हूँ, बट मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि इन आप में से काफी सारे बच्चे डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, आपने कितना अपनी डिग्री के अंदर जो है वो प्रेसी को पढ़ा है। डॉक्टर्स ने 5 साल में, मुझे नहीं, शायद नहीं पता कि कोई, शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो कहीं पर, हमें भी याद नहीं, हमने भी फंक्शनल इंग्लिश पहले 1-2 सेमेस्टर्स में पढ़ी थी, उसके बाद नहीं पढ़ी। किसी और ने पढ़ी हो तो उसको पता नहीं, लेकिन हमने नहीं पढ़ी थी। अब ऐसा बच्चा, ऐसा बंदा जिसको प्रेसी का पता ही नहीं है कि प्रेसी करनी कैसे है, फिर मेजॉरिटी हम में से आदी नहीं होते कि हमने रीडिंग हैबिट भी नहीं होती। हर 100 में से एक बच्चे के अंदर ये आदत होती है, 100 में से एक बच्चे की आदत होती है कि वो कुछ ना कुछ रीड करता है। बुक रीडिंग वैसे ही हमारी हॉबी सिर्फ पेपर में लिखने के लिए होती है, वैसे करता कोई नहीं है, बहुत कम बच्चे करते हैं। 100 में से एक बच्चा बुक रीडिंग करता होगा। तो अगर 100 में से एक बच्चा बुक रीडिंग करता है, जिसको रीडिंग हैबिट नहीं है, जिसकी फील्ड टेक्निकल थी, जहां पर मामला और तरीके से डील किए जाते थे, प्रैक्टिस नहीं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चा पहले दिन ही 300 वर्ड्स के 400 वर्ड्स की प्रेसी को जो है वो करके आपको दिखा देगा और आप खुश हो जाएंगे। अभी मेरी आवाज आ रही है बेटा ठीक आप लोगों को, अगर डिस्टॉर्शन नहीं हो रही तो? जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए। जी अब आ रही है आवाज ठीक? अब तो डिस्टॉर्शन नहीं है? चलें। अब बच्चे इसकी हम बात कर रहे थे कि एक बच्चा जिसने कभी जिंदगी में 300 वर्ड्स का पैराग्राफ नहीं पढ़ा, रीडिंग हैबिट उसकी है नहीं है, तो आप पहले दिन ही उसको 200 वर्ड्स की, 300 वर्ड्स की, 400 वर्ड्स की प्रेसी करने को दे देंगे, और वो भी वो जो कंपेटिटिव एग्जाम में आई हुई है। तो मैं तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो बच्चा करके आएगा। वहीं से सबसे पहला कॉन्फिडेंस लूज होता है बच्चे का, जब आपको ये कहा जाता है कि पास्ट पेपर्स की प्रेसी करके आ, और बच्चे उसको कर नहीं पाते, तो फिर उनके दिल में डर बैठता है कि यार ये तो हो ही नहीं रही, ये तो हो ही नहीं रही, कैसी होगी। जब आपका स्टार्ट ही गलत है तो फिर आपने एंड कैसे सही करना है। कभी हम वीडियो गेम्स खेलें, कोई काम करें, तो हमें फौरी तौर पे जाके एक्सपर्ट बना दिया जाता है, या हम लोग बिल्कुल बिगनर से स्टार्ट करते हैं?
आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। तो आप पहले दिन ही जब डिफिकल्टी लेवल पे हाई लेवल की डिफिकल्टी पे चले जाएंगे तो फिर तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। पहली गलती ये। दूसरी गलती, 90% लोग प्रेसी करते हुए इस बात पे ध्यान नहीं देते कि टाइटल की आपकी प्रेसी में कितनी वैल्यू है। टाइटल कितने मार्क्स का होता है पेपर में? 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का होता है ना, और बाकी प्रेसी 15 नंबर की होती है। 90% लोग टाइटल की सिर्फ इतनी सी तवज्जो देते हैं। आज तक मुझसे किसी ने सवाल नहीं पूछा जब कोई नया बच्चा आता, सर इस सवाल के अलावा कि सर टाइटल ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है। इसके अलावा टाइटल से रिलेटेड और कोई सवाल नहीं है। ऊपर लिखना या नीचे, भाई ऊपर लिखना नीचे लिखना ये क्या सवाल हो? बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑथर ऊपर लिखते हैं, बहुत सारे नीचे लिखते हैं, दोनों जगह पे ठीक है। जहां पर आप लिखे सही टाइटल लिखें, ये चीज मैटर करती है। आपका ये जो 5 नंबर का टाइटल है, ये आपके 15 मार्क्स की किस्मत बताता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपके 5 नंबर ने आपकी 15 नंबर की किस्मत बतानी है कि अगर आपका 5 नंबर का जो टाइटल है वो बेहतर होगा तो आपको प्रेसी में हाई स्कोर मिल जाएगा। अगर आपका टाइटल सही नहीं है तो प्रेसी के अंदर आप बैठे होंगे, जितनी मर्जी ठीक प्रेसी लिख दें आप, नंबर नहीं मिलेंगे सही। एक एग्जांपल है, एक आदमी जिसको ये नहीं पता कि पैराग्राफ में बात क्या की गई है, और वो बात पता चलती है आपके टाइटल को देख के। आपके टाइटल को देख के पता चलता है कि पैराग्राफ में क्या बात की गई है। टाइटल खुद बता रहा होता है कि मेरा जो कंटेंट है वो क्या है। अगर आपका टाइटल ही ठीक नहीं है तो आपसे ये कैसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने प्रेसी का जो मेन आइडिया है, जो मेन क्रक्स है, वो समझ लिया है। एग्जामिनर के लिए तो ये बड़ी ब्लेसिंग की चीज होती है कि एक बच्चे ने बड़ा फजूल सा टॉपिक लिख दिया, बड़ा फजूल सा टाइटल बना दिया और जान छुड़वाई के बन गया, टाइटल हो गया। क्योंकि असल नंबर तो प्रेसी का, टाइटल को तो 5 नंबर कट भी गए तो खैर है, 15 में से मिल जाएंगे। और भाई इधर से 5 नंबर आपके गलत हुए तो 15 की छुट्टी, 15 की भी छुट्टी हो गई। मैक्सिमम लोग ये वाली प्रैक्टिस नहीं करते, टाइटल की प्रैक्टिस ही कोई नहीं। फिर दूसरी ब्लंडर जो बच्चे मार के आते हैं वो ये होता है कि एग्जाम पेपर में शायद मेंशन्ड होता है कि टाइटल एक लिखना है, एक टाइटल लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, 2 लिख के आ जाते हैं, 3 लिख के आ जाते हैं, 4 भी लिख के आ जाते हैं। ये 2, 3, 4 टाइटल लिखना आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। आपका 2 टाइटल लिखे वो भी ठीक है, 3 लिखे वो भी बेहतरीन है, 4 लिखे एक्सीलेंट टाइटल है, चारों ही आपके ठीक है, लेकिन चारों ही गलत होंगे। क्योंकि आपसे कहा गया था एक टाइटल लिखने का, आपने 4 लिख दिए, विच शोज कि आपको अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है कि मेरा सही टाइटल कौन सा है। आपने एग्जामिनर के ऊपर गेम छोड़ दिया कि जो उसको ठीक लगेगा वो मान लेगा, बाकी खत्म। आप यहां पे ये अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक नेगेटिव चीज शो करा रहे हैं कि आपको खुद भी नहीं, हालांकि आपने चारों टाइटल बेहतरीन लिखे हैं, चारों ही अच्छे हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि मेरा कौन सा सही होगा। तो आपने एग्जामिनर के हाथ में गेम छोड़ दिया कि भाई आप डिसाइड कर लेना कि जो अच्छा होगा वो रख देना, बाकी निकाल देना। एग्जामिनर चारों ही गलत कर देगा, बल्कि नंबर ही नहीं देगा आपको उस चीज के कि यार क्या बोंगी मारी है। इसके लिए ड्राफ्ट में प्रैक्टिस करनी है। ड्राफ्ट में बना के आप 20 टाइटल रख लें, वहां से कोई अच्छा लगे तो ठीक, जो आपको बेस्ट सुटेबल लगता है वो लगा दें। टाइटल के अंदर मल्टीपल चीजें हैं जो कि आपके मिस्टेक्स जो है आपको, आपके टाइटल को गलत कर सकती है, आपकी प्रेसी को जीरो कर सकती है। टाइटल के अंदर उसको लिखना कैसे है ये एक अलग डिबेट है। टाइटल की लेंथ कितनी होनी चाहिए एक अलग डिबेट है। फिर स्पेसिफिक टाइटल कौन से होते हैं, जनरल टाइटल कौन से होते हैं, ये एक अलग डिबेट है। फिर टाइटल के अंदर कीवर्ड यूज करने हैं नहीं करने, ये एक और डिबेट है। टाइटल वेग है, अपना मीनिंग क्लियर बता रहा है, ये एक और डिबेट है। टाइटल सिर्फ अगर आप टाइटल को पकड़ के बैठ जाएंगे तो टाइटल इटसेल्फ एक पूरी डोमेन है प्रेसी के सवाल में। बट अनफॉर्चुनेटली लोग इस चीज के ऊपर तवज्जो नहीं देते कि हम अपना टाइटल बेहतर कर लें। जब आपका टाइटल बेहतर होगा तो आपका इंप्रेशन पड़ चुका होता है कि एक बंदे ने अगर मेन आइडिया सही समझ लिया है तो ऑटोमेटिकली वो बंदा प्रेसी का पैराग्राफ भी समझ चुका होगा, उसने कुछ ना कुछ लिखा होगा, एग्जामिनर थोड़ा सा लीनियंट हो जाएगा आपकी तरफ। अभी मैं यहाँ पर कुछ टाइटल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, डिस्कस करूंगा, अभी हम एक्टिविटी भी करेंगे। आप देखिएगा कि 90% बच्चे गलत टाइटल लिखेंगे। यहां पर बैठे हुए 90% बच्चों के टाइटल्स में बड़ी वाज़ेह तौर पे मिस्टेक्स होंगी।
तो टाइटल लिखना कैसे है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर बच्चे तवज्जो नहीं देते। दो चीजें प्रेसी के सवाल में। और तीसरी, प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैं अपने आप को रख के बताऊं, मैं शुरू शुरू में कोई भी रीडिंग हैबिट नहीं रखता था बिल्कुल ही, बट अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अरसे से जो है वो रीडिंग एक हॉबी के तौर पे डेवलप हो चुकी है। बट मुझे शुरू में आदत नहीं थी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता था। अपनी अपनी किताबें यूनिवर्सिटी की, एफएससी में मेरिट बनाने का चक्कर, तो कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि इधर उधर की चीजें देख लें। ना ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाने का टाइम मिलता था, बस मेरिट की टेंशन थी कि मेरिट बन जाए, यूईटी में एडमिशन हो जाए, बस यही बहुत है। तो प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है। अगर कोई बंदा ये समझ ले, मिसाल के तौर पे मुझे पैराग्राफ, फिलोसफिकल पैराग्राफ पसंद है, मुझे टेक्निकल पैराग्राफ्स पसंद है, बट मुझे थोड़े से जो है ना लिटरेरी टॉपिक, मतलब जो लिटरेचर से या जिसमें शेक्सपियर वेक्सपियर की बातें होती है ना, वो थोड़े से बोर लगना शुरू हो जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ हमेशा। और प्रैक्टिस किसकी करता हूँ, उन पैराग्राफ की करता हूँ जो कि मेरी नेचर को सूट करते हैं। मैं रोजाना एक पैराग्राफ लेके बैठ जाता हूँ, मुझे टेक्निकल पैराग्राफ्स पसंद है, तो मैंने जो है वो टेक्निकल पैराग्राफ को जो है वो पकड़ लिया है। सुबह शाम जो है वो लगा हुआ हूँ, टेक्निकल पैराग्राफ की प्रैक्टिस करी जा रहा हूँ, करी जा रहा हूँ, एक ही किस्म के पैराग्राफ की प्रैक्टिस करी जा रहा हूँ। पेपर में पैराग्राफ आ गया साइकोलॉजी से, आपने प्रैक्टिस की, सारी जिंदगी प्रैक्टिस करते रहे कि फिलोसफिकल पैराग्राफ की, पेपर में साइकोलॉजी का पैराग्राफ आ गया। सारी जिंदगी साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करते रहे, पेपर में फिलोसफिकल आ गया। सारी जिंदगी इकोनॉमी की करते रहे, पेपर में पॉलिटिक्स आ गई। माइंड में रखिएगा कि आपने, बच्चे आवाज नहीं आ रही आप लोगों को, ये जिन बच्चों को आवाज का इशू आ रहा है, थोड़ा सा वो अपनी तरफ इंटरनेट कनेक्शन देखें, सबको क्लियर आवाज आ रही है। तो आपने इस बात को माइंड में रखना है कि आप जब तक अपने माइंड को हर तरीके से नहीं चलाएंगे, आपका माइंड हर तरीके के कंटेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप प्रेसी जो है वो नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ एक नेचर का पैराग्राफ करके खुश हो जाएंगे कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिस कर रही हूं, तो मेरा बहुत बेहतरीन काम हो गया। आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने बार बार हर रोज, आज आपने इकोनॉमी पे कर लिया, कल पॉलिटिक्स पे कर लें, परसों परसों लिटरेचर पे कर लें, अगले दिन फिलोसफी पे कर लें, फिर क्रिमिनोलॉजी पे कर लें, जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड को पैराग्राफ निकाल लें। आपका माइंड आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ हर किस्म के पैराग्राफ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, और स्पेशली उन पैराग्राफ को जो आपकी नेचर को सूट नहीं करते थे। ये तो हो गया टॉपिक्स आपने किस तरह के प्रैक्टिस करने। फिर अगर आपकी रीडिंग हैबिट भी नहीं है, तो नेवर एवर ट्राई टू अटेम्प्ट 100 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, 300 वर्ड्स के पैराग्राफ। स्टार्ट फ्रॉम नैनो पैराग्राफ, 50 वर्ड्स का, 70 वर्ड्स का छोटा सा पैराग्राफ कहीं से भी निकाले। 6 क्लास की कोई बुक पकड़ ले, इंग्लिश की, साइंस की, उसका पैराग्राफ पढ़े, आसान होगा, उसको शॉर्ट करके देखें कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। हर वीक या हर 3 दिन के बाद अपने 30 वर्ड्स इंक्रीज करना शुरू कर दें। हर 3 दिन के बाद 30 वर्ड्स इंक्रीज करना शुरू कर दें, या वीक के बाद 50 वर्ड्स इंक्रीज कर दें। एक ही दफा पे 300 पे जंप ना लगाएं। आफ्टर 1.5 मंथ 2 मंथ आप बड़ी आसानी के साथ, आपका ब्रेन प्रिपेयर्ड हो चुका होगा, आप 200 300 वर्ड्स को पढ़ना मसला ही कोई नहीं समझेंगे, क्योंकि आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं अपने माइंड को। हम लोग इस चीज के यूज टू नहीं थे, शायद डॉक्टर्स हजरात काफी ज्यादा क्रैमिंग करते हैं, लेकिन इंजीनियर्स तो फिर वहां पे हमारे तो स्लाइड्स मिल जाती, टू दी पॉइंट याद किया और बस हो गया सवाल। तो आप प्रैक्टिस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, हर 3 दिन के बाद 30-30 वर्ड्स ऐड करते जाएं, और आफ्टर 2 मंथ आप 200-300 वर्ड्स तक की रेंज पे पहुंच जाएंगे, और फिर आपको बिल्कुल मसला ही कोई नहीं होगा इस प्रेसी को अटेम्प्ट करने का। क्योंकि ये चीज देखी भली है कि जब बच्चे पेपर दे रहे होते हैं, मेन एग्जाम में बैठे होते हैं, तो प्रेसी का सवाल करते हुए वो मेंटली तौर पे थक जाते हैं, क्योंकि पैराग्राफ की लेंथ काफी ज्यादा होती है, वो यूज टू नहीं होते, प्रैक्टिस की कमी होती है, तो वो डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, मेंटली तौर पे एग्जॉस्ट, हाथ थक गए, समझ ही नहीं आ रहा होता क्या लिखना, फिर वहां पे ब्लंडर मारते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस इन अ राइट डायरेक्शन। जब आपको लगे कि हाँ अब आप 400 वर्ड्स की रेंज में पहुंच गए हैं, अब आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब आप पास्ट पेपर्स की तरफ जाएं, देन मूव टुवर्ड्स पास्ट पेपर्स। फिर आप 2001 से शुरू हो जाएं और 2023 तक जाएं, और फिर देखें कि आपकी प्रेसी किस हद तक इंप्रूव हुई है। फिर आप देखें कि आपको वो वाली प्रेसी इतनी प्रैक्टिस करने के बाद मुश्किल लग रही है कि आसान लग रही है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका प्रेसी के सवाल को तैयार करने का फायदा भी है।
वरना प्रेसी के रूल समझाना, उसको प्रैक्टिस करवाना कोई मसला ही नहीं है। आप 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर मैं गारंटी से कहता हूँ, यहाँ पे कोई बंदा मेरे साथ ओपन चैलेंज कर ले, 2 दिन के अंदर वो बंदा जो कहता है उसे प्रेसी लिखनी नहीं आती, मैं 2 दिन के अंदर उसे प्रेसी सिखा दूंगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसके बाद उसको आगे कंसिस्टेंटली लेके कैसे चलना है, ये आपके ऊपर होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे लेके चलेंगे, और उसके लिए सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना जरूरी है। और कोई मसला नहीं है इस सवाल में। और अगर आपको कोई बंदा ये कहता है, कोई बंदा आपको ये कहता है कि आप क्या कहते हैं, प्रेसी के सवाल में फेल हो गए तो आपकी पूरी अटेम्प्ट जाया हो जाएगी, बस इसी को पढ़ते रहे, उसको कहे भाईजान सलाम वालेकुम। आप सही ऐसे बंदे से हमेशा दूर है जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है। मोटिवेट करने वाले पर्सन के करीब रहे, क्योंकि वो आपकी खामियों को बताएगा बट आपको मोटिवेट भी करेगा कि नहीं यार, इस खामी की इतनी टेंशन नहीं है, आप बाकी चीजों पे भी ध्यान दो। आपके दिल से जब तक ये प्रेसी का डर नहीं निकलेगा तब तक आप कभी भी इस पेपर को पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस पढ़ा वोकेबलरी होते हैं, माइंड में आपके प्रेसी चल रही होती है, यार प्रेसी की प्रैक्टिस नहीं की। डेली के 2 पैराग्राफ प्रैक्टिस करें, सुबह सुबह उठ के जब भी आप पढ़ने का टाइम होता है 2 प्रैक्टिस करें पैराग्राफ। उसके बाद अपने बाकी मामलात को देखें, बाकी चीज़ों को देखें, वोकेबलरी वगैरह को, ईडियम्स को, बाकी सब्जेक्ट्स आप देखें। सारा दिन वोकेबलरी इसको चिपकने का कोई फायदा नहीं है प्रेसी का। अब आ जाते हैं बच्चे वोकेबलरी कैसे तैयार करते हैं। अच्छा, मैं आपके सामने एक पैराग्राफ लेके आऊंगा। वैसे वोकेबलरी के मल्टीपल टेक्निक्स हैं। हमारा आज से ही वोकेबलरी का सेशन भी स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर कितने बच्चे बैठे हैं जिन्होंने वोकेबलरी सेशन में एनरोलमेंट कराई, जो रेगुलर स्टूडेंट्स में से? रेज योर हैंड्स प्लीज। अब बच्चे इसमें एक बात सुने, वोकेबलरी को प्रिपेयर करने के मल्टीपल तरीके हैं। मल्टीपल तरीके हैं। ये अवैस आज फर्स्ट क्लास जो है ना वोकेबलरी की, इन लोगों के साथ ही मर्ज कर दी मैंने। तो मैं जो है ना इसका टाइम टेबल शेयर हो जाएगा, तो इंशाल्लाह कल हमारी पहली क्लास होगी, रेगुलर पहली क्लास होगी कल। मैं आपके साथ में एक चीज डिस्कस करता हूँ। वोकेबलरी को डिस्कस करने के मल्टीपल, प्रिपेयर करने के मल्टीपल मेथड होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, रट्टा लगाओ और अपने जो है वो वोकेबलरी तैयार कर जाओ। बट वो पॉसिबल नहीं है कि आप एक वक्त में सारी चीजें तैयार कर लें। ठीक है, एक वक्त में सारी चीजें आप तैयार कर ही नहीं पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि आप टेक्निक्स यूज करें। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज है पग्नेशियस, इसका क्या मतलब होता है? प्लीज मैसेज में बताना शुरू करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पग्नेशियस। गूगल नहीं करना, अंदाजा लगाएं क्या मतलब हो सकता है। शार्प, ठीक है, वेरी गुड। मैं आपको अभी एक टेक्निक बताऊंगा, आप लोग शायद जिंदगी भर उस लफ्ज को नहीं भूलेंगे। दैट इज निमोनिक टेक्निक, स्टोरी टेलिंग टेक्निक। मैं आपको एक लफ्ज बताता हूं। अगर इसको पगना ना बोले, इसको पंगा बोले। क्या बोले? पंगा। पंगेशियस, ऐसा पर्सन जो हर किसी से पंगे लेता हो, जो हर किसी से झगड़े करता हो, दैट इज पंगनेशियस। झगड़ालू शख्स को पंगनेशियस बोलते हैं। सिर्फ आप लफ्ज को अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी का यूज करें, पगना को पंगा कर लें। ऐसा पर्सन जो पंगे लेता हो पंगनेशियस है। अब आप जिंदगी भर इस लफ्ज को देखेंगे, तो अगर आप लोगों ने इसको फोकस किया है तो कम से कम ये लफ्ज आपको नहीं भूलने वाला। दिस इज निमोनिक टेक्निक्स, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स के जरिए भी। बेटा जब आपको उर्दू मतलब पता होगा ना किसी वोकेबलरी वर्ड का, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो। आप ऑप्शंस में तब कंफ्यूज होते हैं जब आप सिनोनिम तैयार कर रहे होते हैं और एक वर्ड के सिनोनिम दूसरे के साथ क्लैश कर रहे होते हैं। जब आप उर्दू मीनिंग याद करेंगे, उर्दू मीनिंग याद होगा, तो ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आपको तैयार हो जाएंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा उसका मतलब। एक और लफ्ज देखते हैं, सावंत। सावंत का मतलब क्या होता है बेटा? राखी सावंत का नाम सुना है? डॉक्टर राखी सावंत साहिबा।
राखी सावंत दुनिया की बेवकूफ तरीन खातून है, मतलब जितना कह दे, या माजरत के साथ खवातीन की बड़ी रिस्पेक्ट है मेरे लिए, बट जितना कह दे उतनी ज्यादा जो है ना डम हरकतें करती है। लेकिन इसका मतलब है इंटेलिजेंट। आपने थोड़ी देर के लिए उनको उल्टा कर देना है। सावंत का मतलब होता है इंटेलिजेंट। राखी सावंत से आपने याद रखना है कि बेटा जो भी मुस्लिम भी तो बेवकूफ होते हैं ना। अब हम हमारे पाकिस्तान में हमारे पॉलिटिशियंस को देख लें, कितनी बेवकूफ लोग हैं। तो कोई भी हो, बात यहाँ पे हो रही है सावंत जो उसके नाम में है, वो अब तो उसने मेरे ख्याल में फातिमा नाम रख लिया शायद। तो राखी सावंत को लोग अक्लमंद नहीं समझते, लेकिन इसका मतलब अक्लमंद है। ये दो वर्ड हो गए। तीसरे वर्ड की तरफ आ जाते हैं, बिलियस। इसका मतलब क्या होगा? व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ बिलियस? बिल गेट्स, वेरी गुड। रिच, शाबाश शाबाश। अग्रेसिव, वेल्थ, वेरी गुड आमना बेटा, शाबाश, वेल्थ, गुड। मेमुना, ब्रिलियंट, वेरी गुड। आयशा, बिलियनर, शाबाश। मनाहिल फातिमा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। बिलियस का मतलब होता है चिड़चिड़ा। ऐसा शख्स जो चिड़चिड़े मिजाज का हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो। अब ये कैसे पता चलेगा? इसको कैसे याद करेंगे? तो बिलियन आप समझ गए भाई। बिलियस, बिल्ली क्या होती है? जो कैट होती है। कैट अपनी चिड़चिड़ेपन की वजह से, थोड़ी सी चिड़चिड़ी नेचर की वजह से, शॉर्ट टेम्पर की वजह से मशहूर है। तो जो बिलियस होगा वो बिल्ली के जैसा अग्रेसिव होगा, गुस्से वाला होगा, तो चिड़चिड़ा। आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी पता, तो आपको कम से कम उसके क्लोज वाली लॉजिक समझ आ गई कि क्लोज क्लोज मीनिंग क्या होगा। आप ऑप्शंस में से अंदाजा लगा के सही सवाल कर लेंगे। दिस इज बिलियस। इसी तरह एक लफ्ज है ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रैपल? अभी मैं आप लोगों से वर्ड यूज कर रहा हूं, आप जैसे क्लास रुकेगी ना थोड़ी सी, आप लोगों को सारे वर्ड्स याद होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रैपल? देखें, हमारे घर में मेरी एक बहन है और मैं एक भाई, हम दो लोग हैं। एक एप्पल है घर में, और दो लोग हैं, दोनों उसके लिए लड़ रहे हैं। तो ग्रैपल का मतलब क्या हुआ? ग्रैपल का मतलब हुआ किसी के साथ इनकाउंटर करना, लड़ना, फसाद करना, झगड़ा करना। ग्रैपल, ग्रैब द एप्पल, या जो मर्जी कर दें, या घर में एप्पल आ गया तो लड़ाई, जो अपनी। भाई निमोनिक्स की कोई लॉजिक नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड निमोनिक्स। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो इसको बनाते हैं। एक और लफ्ज आ जाता है, ग्रैपल का मतलब झगड़ा, झगड़ना बेटा। क्रैबी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रैबी? क्रैबी का क्या मीनिंग होगा? देखें, अब आप पर्टिकुलर एंगल से सोचना शुरू हो गए। तो एक पर्टिकुलर एंगल से सोचना शुरू कर, दिस इज द पॉइंट जो आपको बताना था। अब सारे बच्चे ठीक बता रहे हैं, हर बंदा ठीक उसको गैस कर रहा है। क्यों गैस कर रहा है? क्योंकि हर कोई क्रैब से जो है उसको जज कर रहा है। क्रैब जैसे केकड़े की नेचर में चिड़चिड़ापन होता है ना, या बाजुकात चिड़चिड़ी नेचर होती है, अनोइंग नेचर होती है। क्रैबी भी उसी पर्सन को कहते हैं, उसी तरह के पर्सन को कहते हैं, क्रैब जैसी नेचर। एक लफ्ज है वास्पिंग, सॉरी, वास्पिश, वास्पिंग, वास्पिश। इसका क्या मतलब होगा? वास्प भीड़ को बोलते हैं, जिसे हम लोग पूंड कहते हैं, ठीक है। वास्प को वो क्या करता है? वो भी काटता है, लड़ता है आपके साथ। तो वैस्पिश ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा जो है वो लड़ाई करने वाला हो। इसी तरह लिबर्टाइन, ये अभी सिर्फ निमोनिक्स के हिसाब से देख रहे हैं। अभी हम लोग निमोनिक्स के हिसाब से देख रहे हैं। अभी मल्टीपल टेक्निक्स और है हमारे पास वोकैबुलरी तैयार करने की। लिबर्टाइन का मतलब क्या होता है? वेरी गुड।
देखें, इसका मतलब होता है करप्ट। वो पर्सन जो करप्ट हो वो लिबर्टीन है। करप्शन का आपको पता है ना, खराब जो खराब हो जाए, बिगड़ जाए, करप्ट हो जाए। अब इसको कैसे तैयार कर सकते हैं? अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, लिबर्टी प्लस टीन, जब आप टीन एजर्स को लिबर्टी बहुत ज्यादा देते हैं तो वो करप्ट हो जाते हैं। लिबर्टीन करप्ट। सही है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कोई भी निमोनिक बना सकते हैं, कोई भी निमोनिक रख सकते हैं जो आपको आपका मीनिंग तैयार करने में मदद करे। योर मेजर ऑब्जेक्टिव इज कि आपने वोकैबुलरी तैयार करनी है। अब आप लोग जितने लोग, एक मिनट, ये मैं इसको मिटा दूं। ये जो अभी अभी हमने 5 और 7 वर्ड्स लिखे हैं, कितने लोगों को ये 7 वर्ड्स की मीनिंग तैयार हो गया? प्लीज रेज योर हैंड्स। विदाउट प्रैक्टिस, सिर्फ एक दफा डिस्कस करने के बाद। दिस इज द पावर ऑफ निमोनिक्स। दिस इज द पावर ऑफ निमोनिक्स कि आप बाय यूजिंग निमोनिक्स इस तरीके से अपनी वोकैबुलरी प्रिपेयर करते हैं। एक लफ्ज मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बड़ा कॉमन वर्ड है, सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब क्या होता है? चले इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं। निमोनिक्स आप लोगों ने सोचने, टीम वर्क या मुत्तहद होकर कोई काम करना। व्हाट विल बी द निमोनिक्स? इसका क्या निमोनिक बन सकता है? सिनर्जी। इसको हम सेम एनर्जी कह सकते हैं। सेम एनर्जी, सारे एनर्जेटिक, ये भी ठीक है। अब देख ले, सब ने सही निमोनिक्स बनाना शुरू कर दी। जो निमोनिक आपको आपका मीनिंग तैयार करने में मदद कर दे, चाहे उसकी लॉजिक बने या ना बने, आपका मीनिंग ठीक है, आपका निमोनिक्स ठीक है। आपसे पेपर में निमोनिक्स नहीं पूछने एग्जामिनर ने कि आपने किस निमोनिक्स से तैयार किया, उसने आपका आंसर देखना है। आंसर ठीक है, आपको वोकैबुलरी तैयार है। एक और चीज, एक और वर्ड भी, ये साथ साथ मीनिंग में इसलिए मिटा रहा हूं ताकि जब हम एक रिकॉल करें तो आप लोगों को इसके मीनिंग याद हो। एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटॉल? वेरी गुड, शाबाश। एक्स ओल्ड, वेरी गुड। डिटोल। देखिए बेटा, एक्सटॉल का मतलब होता है तारीफ करना, किसी की प्रेज करना, किसी को प्रेज करना। देखें, पाकिस्तान में जो एवरेज मेल पर्सन की हाइट है वो 5'4", 5'6" है शायद, और फीमेल 5'2" पे आती हैं। जो हमारी आर्म फोर्सेस में जाने के लिए मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड होती है 5'4" लड़कों की। अगर हम एक्सटॉल को एक्स्ट्रा टॉल समझ लें, तो जो हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में जो शख्स एक्स्ट्रा टॉल होता है, उसको जो है वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, यार वो बड़ा एक्स्ट्रा टॉल लड़का है, बड़ी एक्स्ट्रा टॉल लड़की, हाइटेड लड़की है। लोग बड़ी तारीफ करते हैं, बड़े मुतासिर होते हैं उससे। तो एक्सटॉल, एक्स्ट्रा टॉल से याद कर लें, तारीफ हो गई। ठीक है। एक्सटॉल का मतलब तारीफ करना। प्रोडिजल, इसका क्या मीनिंग होगा? बेटा जितने हो सकते हैं वो तो करें ना, जितने हो सकते हैं उतने तो तैयार करें। एक्सटॉल, प्रोडिजल का मतलब होता है फजूल कर, फजूल खर्च, फजूल खर्च को बोलते हैं। अभी एक बच्चे ने लिखा पैरोडी गर्ल। पैरोडी गर्ल ने, ठीक है, पैरोडी गर्ल। अगर मैं इसको लिखूं प्राउडी गर्ल, और आप माइंड में मेरी, मैं मुस्लिम लीग नवाज का सपोर्टर हूँ, बहुत ज्यादा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज से मोहब्बत करता हूँ। मेरी फर्स्ट एंड आखिरी लीडर मरियम नवाज साहब हैं। लेकिन अगर आप इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए प्राउडी गर्ल, तो आपको मरियम नवाज के कॉस्टली पर्स और उनके शूज और उनके ड्रेसेस आपको माइंड में आएंगे।
और वो प्राउडी भी है माशाल्लाह से, प्राउड उनका बनता भी, अल्लाह ताला ने उनको इतनी बड़ी पावर पार्टी की लीडर बनाया है। तो प्रोडिजल फजूल खर्च को बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके निमोनिक्स के जरिए वोकैबुलरी तैयार करना एक तरीका हो गया। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, एटलीस्ट आप अगर कोशिश करें, क्योंकि निमोनिक्स में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप वर्ड्स याद करें। हर वर्ड आपको निमोनिक से तैयार नहीं होगा, बट हर वर्ड ऐसा भी नहीं है कि आपको निमोनिक से तैयार हो जाएगा या सारे वर्ड्स कहेंगे बगैर निमोनिक्स के हो जाएंगे। अगर आप 10 वर्ड्स तैयार करें तो उनमें से 5 में निमोनिक्स लग सकते हैं। अगर आप 10 वर्ड्स तैयार करें तो उनमें से 5 में से निमोनिक लग जाते हैं, बाकी 5 में मुख्तलिफ टेक्निक लगाते हैं। अब जरा हम लोग एक पैराग्राफ पे आते हैं। ये पैराग्राफ आप लोगों को नजर आ रहा है? दिस इज अनदर टेक्निक टू प्रिपेयर वोकैबुलरी। ये पैराग्राफ नजर आ रहा है आप लोगों को? किसी को फॉन्ट का इशू है तो प्लीज मुझे बता दें। ठीक है, अगर सही नजर आ रहा है तो वेल एंड गुड। अब यहां पे इस पैराग्राफ में वोकैबुलरी वर्ड्स देखते हैं। 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 13 15 16 17 18 19, तकरीबन 19 वोकैबुलरी वर्ड्स हैं इसमें। यहाँ पे तकरीबन 19 वोकैबुलरी वर्ड्स हैं इस पैराग्राफ के अंदर। आप लोग एक दफा इसको रीड करें और मुझे बताएं कि आपको, बेटा ये अगर किसी का कैमरा ऑन है तो प्लीज उसको ऑफ कर लें ताकि स्क्रीन सामने से हट जाए। आप सब लोग देख लें, अगर आपकी तरफ कैमरा ऑन है तो प्लीज उसको बंद कर लें। बच्चे, मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है जी। वैसे तो मैं पंजाब में काफी अर्से से रहता हूँ, बल्कि अब तो इस्लामाबाद में होता है, लेकिन वैसे मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है जी। बताएं इसको। इसका बताएं बेटा, इसका क्या पैराग्राफ को पढ़े और मुझे बताइएगा कि इसमें वोकैबुलरी वर्ड्स के मीनिंग समझ आए कि नहीं आए। इसमें बच्चे देखें जरा, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये टेक्निक कुछ इस तरह से है कि अगर आपको वोकैबुलरी वर्ड्स तैयार नहीं हो रहे, तो अगर वोकैबुलरी वर्ड्स तैयार नहीं हो रहे तो आप उनको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे, इन अ क्वेंट लिटिल विलेज, क्वेंट का मतलब होता है अनोखा, अजीबोगरीब। नेसल्ड अमंग द वर्डेंट हिल्स, नेसल्ड का मतलब होता है घिरा होना, घिरा हुआ होना। वर्डेंट का मतलब होता है हरे भरे। देयर लिव्ड अ जोवियल बेकर, जोवियल का मतलब होता है जो बंदा जॉली हो, खुश मिजाज हो। नेम्ड अलाइस, ठीक है। ही, अच्छा वैसे, अच्छा हर ही लिखा हुआ मुझे लगा ही। हर बेकरी अकूजी, कोजी का मतलब होता है आरामदेह। उसकी बेकरी जो कि एक आरामदेह जन्नत थी। एक्सुडेड अ वार्म एंड इनवाइटिंग अरोमा, एक्सुडेड का मतलब होता है खारिज करना, खारिज करती है एक गर्म और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली खुशबू। फ्रॉम फार एंड वाइड, द कन्फेक्शंस कहते हैं मिठाई को, कन्फेक्शंस कहते हैं। ऑन डिस्प्ले वर नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्सक्यूजिट, एक्सक्यूजिट का मतलब होता है खूबसूरत। कन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? मिठाई। तो अडॉर्न्ड विद वाइब्रेंट कलर, जो कि शोक कलर से सजी हुई थी। एंड इंट्रिकेट डिजाइन, और उसके ऊपर जो डिजाइन थे वो कॉम्प्लिकेटेड थे। इंट्रिकेट मतलब कॉम्प्लिकेटेड। एज यू एंटर द जेंटल चिमिंग ऑफ द डोरबेल ग्रीटेड यू, चिमिंग कहते हैं घंटी की आवाज को,
जैसे चिमनी होती है, जैसे घंटी की आवाज को चिमिंग बोलते हैं। द एयर वाज परमिएटेड विद टेंटलाइजिंग सेंट ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड। हवा भरी हुई थी, परमिएटेड या फैली हुई थी, टेंटलाइजिंग सेंट ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड, ताजा ताजा बनी हुई जो ब्रेड है उसकी ललचा देने वाली खुशबू से। अलाइस लाफ्टर वाज कंटेजियस। कंटेजियस का मीनिंग तो आपको पता है ना, किसको बोलते हैं? जो कि जैसे कंटेजियस जो फैलती हो। ब्राइटनिंग एंड द डे ऑफ एनीवन हु स्टेप्ड इनसाइड। हर culinary creations were testament to her culinary prowess। उसकी खाने की जो या बेसिकली culinary बोलते हैं, ऐसा बंदा जिसे बावर्ची बावर्ची खाने की स्किल्स होती हैं उसको culinary स्किल्स बोलते हैं। उसकी culinary स्किल्स जो है, खाना बनाने की स्किल जो है, वो इस बात की गवाही है कि वो खाना बनाने में बड़ी महारत रखती है, ताकत रखती है। मेकिंग हर बेकरी आ बिलव्ड ट्रेयर इन द कम्युनिटी। उसकी कम्युनिटी को बहुत प्यार से जो है वो लोग उसकी बेकरी को देखते हैं। अब एक दफा मैंने मीनिंग्स बता दी, अब आप लोग दोबारा से पढ़े और मुझे बताएं कि आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पढ़ते हुए मुश्किल हो रही है, सब याद करते हुए मुश्किल हो रही है। एक दफा पढ़ें इसको प्रैक्टिस के सेंस में, इस सेंस में नहीं कि आपने कहना नहीं हो नहीं रही तैयार, प्रैक्टिस के सेंस में एक दोबारा से पढ़े और सोचते हुए जैसे मैंने रीड किया इसको। क्वांट का मतलब होता है अनोखा, अजीब, गरीब या यूनिक को बोलते हैं। एक्सक्यूजिट का मतलब होता है बेटा, शानदार को भी बोलते हैं, खूबसूरत को भी बोलते हैं, नादिर को भी बोलते हैं, नायाब को भी बोलते हैं, ब्यूटीफुल को भी बोलते हैं। टेंटलाइजिंग सेंटेंस के हिसाब से पढ़ें, लालच देने वाली खुशबू, ललचाने वाली, टेंटलाइजिंग सेंट ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड। कूजी हेवन, आरामदेह जन्नत। अब देखें, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि 2-3 लफ्ज के अलावा बाकी सारी चीजें जो है वो समझ आ रही हैं। बेटा, व्हाट इज द नेशनल कन्फेक्शनरी ऑफ पाकिस्तान? व्हाट इज द नेशनल कन्फेक्शनरी ऑफ पाकिस्तान? गुलाब जामुन। नेशनल कन्फेक्ट, आप ये कहना शुरू कर दें नेशनल स्वीट ऑफ पाकिस्तान, छोड़ दें कहना, सिंपली कहें व्हाट इज द नेशनल कन्फेक्शनरी ऑफ पाकिस्तान, तो गुलाब जामुन पाकिस्तान की नेशनल कन्फेक्शनरी है, वर्ड याद हो गया। अब जितने बच्चों को इस वोकैबुलरी वर्ड्स के अंदर दिए गए 80% वर्ड्स तैयार हो गए हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। आप इस टेक्निक को भी बार बार इस्तेमाल करके, बार बार यूज करके अपने पैराग्राफ लिखें। और पैराग्राफ में जरूरी नहीं है सेंस बनानी बनी, अगर नहीं भी सेंस बन रही तो कोई मिलते जुलते फजूल से सेंटेंसेस, वोकैबुलरी वर्ड्स पहले निकाल के रख ले कि आज मैंने 25 वर्ड्स याद करने हैं, उन 25 वर्ड्स को निकाल के साइड पे रख लें और फिर उनसे रिलेटेड जो भी लॉजिकल इलॉजिकल पैराग्राफ बनता है उसको बनाए और कोशिश करें कि हर सेंटेंस में कम से कम 2 से 3 वोकैबुलरी वर्ड यूज करें। ठीक है, 2 से 3 वोकैबुलरी वर्ड्स यूज करें और उसके बाद उसको जो है वो अप्लाई पढ़ना शुरू करें पैराग्राफ को ट्रांसलेशन के साथ। फिर खुद से बार बार एक दफा रिपीट करें, 2 दफा करें, क्रैमिंग नहीं करनी। सिर्फ इस पैराग्राफ को अगर आप कॉपी कर लें और सुबह उठ के एक दफा नजर मार लें, रोजाना इसको एक दफा नजर मारेंगे तो आपको वर्ड्स तैयार होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको ये वर्ड्स आसान लगना शुरू हो जाएंगे। जब ये वोकैबुलरी वर्ड्स पेपर में आएंगे तो आपका माइंड इन सेंटेंसेस के हिसाब से इनको रिकॉल कर रहा होगा।
बट दिस टेक्निक आल्सो नीड प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ये आपका ग्रिप जो है वो इंप्रूव होता जाएगा। एक है लुकाई मेथड। लुकाई मेथड जो है वो उसे मेमोरी पैलेस भी बोलते हैं। वो बड़ी मजे की टेक्निक है, बट थोड़ा सा जो है ना टाइम उसमें ज्यादा लग जाएगा। आगे अभी कभी हमें टाइम मिला तो आई विल डेफिनेटली डिस्कस वेन एवर आई टीच साइकोलॉजी। तो वहां पर मेमोरी टेक्निक्स में लुकाई मेथड या मेमोरी पैलेस मेरा फेवरेट है। इससे चीजें आपको इतनी अच्छे तरीके से तैयार होती हैं कि आपको शायद जिंदगी में कभी ना भूलें। जैसे निमोनिक्स याद है, जैसे ये वर्ड्स आपको इस पैराग्राफ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको डेली बेसिस पे आपको इसको रिपीट करना पड़ेगा, बट क्रैमिंग नहीं करेगी, वर्ड याद होना शुरू हो जाएंगे। लोकाई मेथड में आपको लफ्ज नजर आने लग जाएंगे कि अच्छा ये वर्ड था, इसका ये मीनिंग था, ये वर्ड्स यहाँ पे रखा था, इसका ये मीनिंग था, ये चीज यहाँ पर पड़ी थी, इसका ये मीनिंग है। लुकाई मेथड मेमोरी पैलेस है आपका, ये बेहतरीन मेथड है। इसको आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं और इसको कहीं से भी जो है वो पढ़ सकते हैं। आगे आ जाए बच्चे, एक मेथड आपका है, क्या उसे कहते हैं यार, उसको क्या बोलते हैं जिसको हम वो पेपर पे बना लेते हैं नाम और सामने डायग्राम लिखते हैं उसके, फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स आप यूज करें। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं? वोकैबुलरी वर्ड लिखें, वोकैबुलरी वर्ड्स लिखें, और वोकैबुलरी वर्ड्स के सामने अगर हो सके तो कोई पिक्चर लगा लें, पिक्चर लगा लें आगे, नीचे मीनिंग भी लिख लें लेकिन साथ उसकी पिक्चर भी लगा दें। तो फ्लैश कार्ड्स के जरिए भी आपको जो है वो पता चलना शुरू हो जाएगा कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आप लोगों को कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ, शायद गूगल पे अगर हो तो। ये बच्चे अभी तो ज्यादा एडवांस लेवल के नहीं मिले, बट ये बच्चों वाले नजर आ गए। बट आइडिया समझ लें कि आइडिया इसी तरह है कि आपने जैसे आर्ग्यू है तो आपने देख लिया कि दो लड़के लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। क्रॉलिंग है तो आपने देख लिया कि क्रॉल करे। डाइव है तो आपने देखा कि गोता लगा रहा है। फाइट है तो ये हो रहा है। फिश नॉकिंग है तो ये। लाफ, ये स्क्रीम, ये छोटे बच्चों को समझाने के लिए बड़ा अच्छा मेथड है। आप भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। डेली के 25 वर्ड्स निकालें, उनको अपने फ्लैश कार्ड्स में लगाएं और साथ साथ उनको देख रहे हैं। जब टाइम मिले आप मीनिंग गेस करें, पिक्चर को देखिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। फ्लैश कार्ड की टेक्निक ये भी लोग यूज करते हैं वोकैबुलरी को प्रिपेयर करने के लिए। बेटा जिस पे मर्जी बनाए आप नहीं A4 की शीट्स अफोर्ड कर सकते, कोई चीज नहीं अफोर्ड कर सकते, अपने मोबाइल फोन पे या MS वर्ड के ऊपर ही जो है वो आप इस तरह की पिक्चर्स लगा के अपनी फाइल बनाना शुरू कर दें और उसको प्रिंट कर या PDF में कन्वर्ट करके मोबाइल में डाउनलोड कर लें। ये बेटा कोई बिलाल नाम का बच्चा है, प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर लें। जो भी बच्चा बिलाल नाम का है प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर लें प्लीज। तो ये आपकी मेमोरी के वोकैबुलरी की टेक्निक है। तो बच्चे ये कुछ टेक्निक्स आपके साथ ही एक और टेक्निक भी याद आ गई। आप रूट वर्ड्स के जरिए भी वोकैबुलरी तैयार कर सकते हैं। आप रूट वर्ड्स के जरिए भी वोकैबुलरी तैयार कर सकते हैं। बेटा ये एक तरह से एमपीटी क्लास ही हो रही है। एमपीटी की क्लास से शायद ज्यादा ही फ्रूटफुल ये क्लास साबित होगी आपकी। एमपीटी क्लास तो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, चले यार थोड़ा सा मेरा भी माइंड डाइवर्ट हो जाएगा इस चीज से। तो रूट वर्ड्स की तरफ हम बात कर रहे थे। रूट वर्ड्स क्या होते हैं कि अगर आपको रूट किसी वर्ड की रूट पता हो तो ऑटोमेटिकली आप उसका मीनिंग गेस कर सकते हैं, बट रूट वर्ड्स की भी एक लॉजिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस वर्ड में क्रेसी आता है नॉर्मली उसके मीनिंग में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की सेंस होती है। किसी ना किसी तरीके से उसके मीनिंग में क्या होती है? गवर्नमेंट की सेंस होती है। जैसे डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। मोनार्की, चले मोनार्की मोनार्की तो नहीं आ रहा इसमें, क्या कहते हैं आपकी, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी,
थियोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ये सारे जिनमें क्रेसी का लफ्ज आ रहा है वहां पर आपका मतलब गवर्नमेंट हो सकता है। अब वो गवर्नमेंट किसकी गवर्नमेंट है वो बाद की बात है। अगर आपको पेपर में सवाल आ जाए जी, सपोज प्लूटोक्रेसी, अब ऑप्शन आपके पास आ गई हैं। अब मुझे बताएं कि क्या आपको नहीं पता कि किसका मतलब, इसका मतलब क्या है, रिच की हुकूमत है या गरीब की हुकूमत है? आपने सिर्फ और सिर्फ क्रेसी को माइंड में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ द रिच गैस कर लिया। गवर्नमेंट ऑफ द रिच आपने गैस कर लिया, ये आपका रूट वर्ड के जरिए मतलब क्लियर हो गया। बेटा राबिया नाम की कोई बच्ची है, वो भी अपना कैमरा ऑफ कर ले। तो ये आपका रूट वर्ड्स के साथ भी टेक्निक। फिर इसी तरह एक बड़ा आसान सा रूट वर्ड है, अभी हम रूट, जैसे बेल हो गया। बेल की रूट जिस वर्ड में आती है ज्यादातर उसका मतलब लड़ाई झगड़े से होता है, वॉर से रिलेटेड होता है। जैसे कि बेलिकोस, बेलिकोस झगड़ालू को बोलते हैं। जैसे बेलूना, बेलूना इज द गॉडेस ऑफ वॉर। इसी तरह रेबिलियस, ये भी बागी को बोलते हैं। इसी तरह बिलिजरेंट, बिलिजरेंट भी झगड़ालू, झगड़ा करने वाली जो पार्टीज होती हैं उनको बोलते हैं। तो बिलिजरेंट, बेलूना, बेलिकोस और काफी सारे वर्ड जो बेल की रूट से आपके आते हैं वो सारे के सारे झगड़े के मीनिंग में हो गए। बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि हर रूट वाले वर्ड की जिसमें बेल की रूट होगी उसका मतलब झगड़ा होगा। कभी कभार बात चेंज भी हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये होता है। और ये तब रूल आपने अप्लाई करना है जब आपको वोकैबुलरी का वर्ड बिल्कुल ही समझ ना आ रहा हो। आपको एक वर्ड का मतलब पता है कि उसमें बेल की रूट होने के बावजूद भी उसमें झगड़े का मीनिंग नहीं आ रहा, झगड़े का मतलब नहीं आपको याद आ रहा कि उसका मतलब झगड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह नहीं यार इसमें बेल की रूट है तो उसमें झगड़े का मीनिंग क्यों नहीं है, लगता है मुझे वोकैबुलरी वर्ड का मीनिंग भूल गया, आप जानबूझ के गलत करके आ जाएंगे उसको। तो हमेशा ये चीज जरूरी नहीं है कि आपका वही मतलब आएगा, बाजुकात मतलब चेंज भी हो जाता है। तो बच्चे ये आपके थे वोकैबुलरी टेक्निक। और इंशाल्लाह आगे हम लोग जो है वो, अभी आप लोग एमपीटी की क्लासेस दे रहे हैं तो बीच में किसी एक आधे दिन और भी हम लोग करेंगे। बेटा वोकैबुलरी, मैं आपको एक बात बता दूं, वोकैबुलरी को कैसे तैयार करना है। वोकैबुलरी इज सो वास्ट, आपको आखिरी दिन तक नहीं पता चलना कि वोकैबुलरी कितनी तैयार कर ली कितनी रह गई है। बट इंसान है ना, इंसान एक खास हद तक तैयारी कर सकता है। एवरी पॉसिबल फ्रंट में आपको एक तरीका बता देता हूँ। डेली बेसिस पे आप जीआरई की लिस्ट तो तैयार कर रहे हैं ना, उसके अलावा गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके यूनिक वोकैबुलरी वर्ड्स लिखें। यूनिक वोकैबुलरी वर्ड्स, जितनी भी वेबसाइट पहले 10 पेजेस पे आती हैं उनको, उनमें से डेली बेसिस पे 2 वेबसाइट्स को आपने ओपन करना है और वहां पे जो वर्ड्स आपको नजर आते हैं उनके मीनिंग तैयार कर लें, करना शुरू कर दें। सबसे पहले उनको तैयार करें, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो आपको शायद किसी बुक में ना मिले। क्योंकि जीआरई की लिस्ट एग्जामिनर को पता है कि बच्चों के पास है, तो वो आप जीआरई की वर्ड लिस्ट तैयार करते बैठ जाएंगे, वो आपको जो है वो यूनिक वर्ड दे जाएगा। आप कुछ लीगल टर्म्स को याद करें, लीगल टर्म्स जो लॉ में यूज होती हैं। जैसे आपको जो है वो कोई लीगल टर्म बोल दे कि जी अरेनमेंट क्या होती है, प्ली बार्गेनिंग क्या होती है, आपको आप जिंदगी भर याद करते रहे बेलूना उसने प्ली बार्गेनिंग दे दिया पेपर में, आप जिंदगी भर जो है वो बेलिकोस याद करते रहे वो चालान दे के चला गया। ठीक है, तो आपने लीगल टर्म्स को देखना है। फिर कुछ मेडिकल की टर्म्स होती हैं, मेडिकल की वोकैबुलरी खास तौर पे जो एमडी कैट के लिए बच्चे तैयार करते हैं, उस वोकैबुलरी को जरा पढ़ें, उस वोकैबुलरी लिस्ट को, वहां से काफी सारे वर्ड्स तो वही है, कुछ वर्ड्स न्यू होते हैं उनको आप तैयार करें। आप कुछ पॉलिटिकल टर्म्स जो हमारी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है उसको तैयार करना शुरू करें। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में
कौन कौन से लफ्ज ज्यादातर यूज होते हैं, आपको बड़ी आसानी से पार्लियामेंट्री वर्ड्स की लिस्ट मिल जाएगी, वो तैयार करें। ये तरीका कार है वोकैबुलरी को हर एंगल से तैयार करने का। मिस्टर 360 डिग्री जो है वो बोला जाता था एबी डिविलियर्स को। एबी डिविलियर्स के पास हर बॉल का जवाब था, वो किसी भी साइड पे शॉट मार सकता था, कोई भी बॉल आए उसको वो बड़े आसानी के साथ बाउंड्री का रास्ता दिखाता था। वजह क्या थी? वो 360 डिग्री पे प्रिपेयर था। कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो उसकी, या कोई बॉल ऐसी नहीं थी जो उसके लिए मिस्ट्री बॉल हो। सिमिलरली आप जब हर डोमेन में घुस जाएंगे, और हर डोमेन से मुराद ये नहीं कि आपने हर जगह ही घुस जाना है, जो मोटी मोटी टर्म्स है, पॉलिटिकल टर्म्स, मेडिकल टर्म्स, लीगल टर्म्स, टेक्निकल कुछ आपकी टर्म्स हैं, उनको अगर आप देख लेंगे, और वो छोटे छोटे मखसूस लफ्ज हैं, ज्यादा भी नहीं। लीगल टर्म्स में आपको 35-36 वर्ड्स मिलेंगे जो बार बार यूज होते हैं। पॉलिटिकल टर्म्स में भी आपको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के अंदर 40 से 50 वर्ड्स होंगे जो आपको नए मिलेंगे। वही वर्ड्स अगर आपसे पूछने होंगे तो पूछ लेगा। इसी तरह कुछ फॉरेन वर्ड्स होते हैं, आपसे पूछ लिया जी बॉर्न वी वांट का क्या मतलब होता है, आप लोग इस तरीके से भी आप चीजों को जो है वो याद करना शुरू करें। तो ये वोकैबुलरी तैयार करने का तरीका कार है। बाकी तो फिर वोकैबुलरी इज वेरी वास्ट, आखिरी दिन तक चलती रहती। एक आखिरी चीज मुझे जो याद आ गई, इसकी टेस्ट, सबसे बेहतरीन तरीका अपनी वोकैबुलरी को चेक करने का टेस्ट, जितने टेस्ट हो सकते वोकैबुलरी के दें। टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट दिए जाए वोकैबुलरी के, ईडियम्स के, पेयर ऑफ वर्ड्स के। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप टेस्ट करी जाएं, बार बार करी जाए, आपकी वोकैबुलरी प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। बार बार की टेस्टिंग आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करती है। इसी तरह फिर एफपीएससी के पास कुछ खास डायमेंशंस होती हैं। वो उन्हीं डायमेंशन से क्या करते हैं, आपकी वोकैबुलरी पूछते हैं। मिसाल के तौर पे फाइट, फाइट के जितने पॉसिबल सिनोनिम्स बन सकते हैं उनको देख लें। लव के जितने पॉसिबल सिनोनिम बन सकते हैं देख लें। गूगल पे जाएं, लिखें पॉसिबल सिनोनिम्स ऑफ फाइट, पॉसिबल सिनोनिम्स ऑफ लव, पॉसिबल सिनोनिम्स ऑफ एबर, नफरत के हो गए, पॉसिबल सिनोनिम्स ऑफ करप्शन, पॉसिबल सिनोनिम्स ऑफ लस्ट या क्लेवर। आपको जितने पॉसिबल सिनोनिम्स नजर आते हैं उनको कम से कम एक दफा नजर से देख लें। एग्जामिनर इसी तरह के अल्फाज या इसी इससे मिलते जुलते मीनिंग्स के अल्फाज पेपर में पूछ लेता है। तो ये भी एक तरीकाकार है। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू प्रिपेयर योर वोकेबलरी, बट अगेन चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। टेक्निक्स आपको एड करती हैं, हेल्प करती हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको जो है वो परफेक्ट करती है। हाँ, यूनिक से मुराद वो वाले, बिल्कुल यूनिक से मुराद वो वाले के जो एग्जामिनर को भी ना आते हो एग्जाम में। ये सही बात है। जो 2019 का पेपर आया था, 2019 की वोकैबुलरी ऐसी थी कि एक जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि भाईजान हम भी हैरान थे कि ये वर्ड कहाँ से निकाल के ले आए हैं। तो ऐसा भी हो जाता है बाजुका। तो एग्जामिनर भी इंसान होते हैं, वो कुछ जिन तो होते नहीं जो उन्हें मीनिंग्स पता हो। खैर बच्चे, उसके बाद अब आगे ईडियम्स। आप में से कितने लोग ईडियम्स के सेंटेंसेस बना सकते हैं? कितने सारे लोग, अभी एक मजे का कंपटीशन शुरू हो जाएगा, कितने सारे लोग ईडियम्स बना सकते हैं? अभी मैं आपको छोटा सा ईडियम का ट्रिक सिखाऊंगा, और हमेशा आपने इसको याद रखना है, आपके ईडियम्स पे नंबर नहीं कटेंगे। एक ईडियम है ब्लू स्टॉकिंग, मुझे बड़ा पसंद है। ऐसी खातून जिसे अदब से मोहब्बत हो, जिसे अदब से मोहब्बत हो, या पढ़ी लिखी खातून को भी बोलते हैं। इसके ऊपर सेंटेंस बनाएं, इस तरीके से बनाएं कि ब्लू स्टॉकिंग का मतलब मुझे नहीं पता, सपोज मुझे नहीं पता इसका मतलब, आपने इस तरीके से सेंटेंस बनाना है कि मुझे उसका मीनिंग क्लियर हो जाए। मैं आप लोगों में से चंद बच्चों के सेंटेंसेस पिक करूंगा और फिर आप लोगों से पूछूंगा कि किसका ठीक है और किसका गलत है। चले स्टार्ट करें, सेंटेंस बनाना शुरू करें। इसका मतलब है पढ़ी लिखी खातून या ऐसी खातून जो अदब से मोहब्बत करती हो। वेरी गुड, सही है, बिल्कुल ठीक है।
भाई वो पहले ही ब्लू स्टॉकिंग नहीं है, वो तो डॉक्टर है बाय प्रोफेशन। सारे बच्चे कोशिश करें कि सब बच्चे, अभी 161 स्टूडेंट्स हैं मुझे छोड़ के, तो देखते हैं कि कितने % लोगों को ठीक आएगा। चले अब मैं पिक करता हूँ, काफी बच्चों ने सेंड कर दिया है, सबके तो नहीं हो सकेंगे लेकिन जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो कर लेते हैं। आप लोगों के नाम के साथ पिक होंगे बेटा, तो आप लोगों ने याद रखना है कि किस किस के नाम के साथ पिक हो चुके। अब बच्चे रुक जाएं, अब सारे बाकी बच्चे रुक जाए, कोई सेंड ना करे। अब इससे ज्यादा मजीद पिक नहीं होंगे, सब लोग रुक जाएं, रुक जाएं, रुक जाएं, प्लीज रुक जाएं। अब मजीद सेंड ना करें, अब आप लोगों ने वोटिंग करनी है, वोटिंग करनी है। बेटा प्लीज रुक जाएं, अब आप लोगों ने हैंड रेज करने हैं और बताना है कि हर ब्लू स्टॉकिंग बिहेवियर इंस्पायर यूथ। क्या इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद एक ऐसा बंदा जिसे ब्लू स्टॉकिंग का मतलब नहीं पता, वो समझ जाएगा किसका मतलब पढ़ी लिखी खातून है? हर ब्लू स्टॉकिंग बिहेवियर इंस्पायर द यूथ। अगर आपको लगता है कि नहीं समझेगा तो रेज योर हैंड्स। मैं तो नहीं समझूंगा, एटलीस्ट कोई भी बंदा जिसे नहीं मेरी मीनिंग पता वो नहीं समझेगा, वो यही समझेगा कि शायद उसकी जो है वो पावरफुल पर्सनैलिटी देख के या कुछ इस तरह का मीनिंग समझेगा, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझेगा, तो सेंटेंस गलत हो गया। अगले पे आ जाए, शी इज ब्लू स्टॉकिंग दैट्स वाई शी सॉल्व ऑल इशू। यहां पे पढ़ के आपको लग रहा है कि इसका मतलब पढ़ी लिखी खातून है? नहीं, इसका मतलब ये लग रहा है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तो तभी वो सारे इश्यू सॉल्व कर सकती है। दूसरा सेंटेंस भी गलत हो गया। हर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज शोज दैट शी इज अ ब्लू स्टॉकिंग लेडी। एक तो बच्चे जब ब्लू स्टॉकिंग आ गया उसका मतलब इटसेल्फ होता है पढ़ी लिखी खातून, तो उसके साथ लेडी लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक तो ये चीज होगी। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज किसी हद तक हम इसको मान लेते हैं कि चले ये ठीक है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का वर्ड यूज कर दिया है तो किसी हद तक इसको हम ठीक मान लेते हैं, ये जो मीना बच्चा जो भी है वो ठीक है। शी इज ब्लू स्टॉकिंग लेडी एज शी पब्लिश्ड हर 3 बुक्स ऑन लिटरेचर। ये ठीक है सेंटेंस, ये सीमिंगली ठीक लग रहा है, मतलब इन्होंने बात की है लिटरेचर की बुक से, पता चल रहा है कि कोई ना कोई राइटर टाइप खातून है या अदब से मोहब्बत करने वाली खातून लग रही है। ओइंग टू ब्लू स्टॉकिंग पाकिस्तान फेस सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इस सेंटेंस को पढ़ के लग रहा है कि पढ़ी लिखी खातून। अभी मैं ग्रामर नहीं चेक कर रहा, सिर्फ मीनिंग सेंस चेक कर रहा हूं। इसको देख के लग रहा है कि करप्शन, इसका मतलब करप्शन लग रहा है, गलत हो गया। नबा अफजल ब्लू स्टॉकिंग कैन लीड जनरेशन ऑसमली। पहले तो बेटा ये ऑसमली थोड़ा सा इसको सही करें। अब मुझे बताएं कि ब्लू स्टॉकिंग का मतलब कहीं पर भी पढ़ी लिखी नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है कि लीडर, अच्छे लीडर जनरेशन को अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं। ये तो लीडर की सेंस मीनिंग दे रही है, जिस तरह का आपने सेंटेंस बनाया इसका मतलब लीडर लग रहा है, गलत हो गया मीनिंग। हादिया हर इंटरेस्ट इन बुक्स रीडिंग परपेचुएट दैट शी इज अ ब्लू स्टॉकिंग। चलें ठीक है, किसी हद तक बाइल ब्लू स्टॉकिंग करें इसको। इकरा एजुकेशन सिस्टम मस्ट रिक्रूट ब्लू स्टॉकिंग टू इंप्रूव द एजुकेशन। एक मिनट, क्या इस सेंटेंस को पढ़ के मीनिंग क्लियर हो रहा है? ब्लू स्टॉकिंग, भाई एजुकेशन सिस्टम में सारे पढ़े लिखे लोग ही होते हैं, सारे पढ़े लिखे लोग ही रिक्रूट होंगे, तो यहां पर ब्लू स्टॉकिंग और सेंस में आ रहा है। जब एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही, टीचर सारे पढ़े लिखे होते हैं, तो ये थोड़ा सा मीनिंग आपका डाउटफुल हो गया, किसी और सेंस में लेके जा रहा है या ईमानदार लोगों को जा रहा है। इल्मा शायद लिख रही है शी इज नो मोर देन अ ब्लू स्टॉकिंग। क्या ये सेंटेंस ठीक है? नो मोर देन अ ब्लू स्टॉकिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं समझ आ रही इसकी। मुकद्दस सबा इज अ ब्लू स्टॉकिंग वुमेन शी हेल्प्स एवरीवन। इसका मतलब लग रहा है कहीं से कि ये पढ़ी लिखी खातून है, नहीं, गलत हो गया। क्वीन एलिजाबेथ वाज ब्लू स्टॉकिंग इन हर एरा। नहीं, किसी भी एंगल से। अभी हम देख लें कि सिर्फ 10-15 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चों का ठीक है,
बाकी सारों ने जो है वो इसको उल्टा सीधा ही लिखा हुआ है कुछ करके। मारिया, आई एम ब्लू स्टॉकिंग इन माई फैमिली, माशाल्लाह। मीना मलिक, इंडिपेंडेंट वुमेन आर यूजुअली ब्लू स्टॉकिंग इन नेचर, गलत। मशाल, शी इज फेमस ब्लू स्टॉकिंग इन द कंट्री, गलत। शी इज नॉट मोर देन अ ब्लू स्टॉकिंग, गलत। शी इज ब्लू स्टॉकिंग इन द होल क्लास, दैट्स व्हाई विलिंग टू गो फॉर लिटरेरी फेस्टिवल। शी इज द ब्लू स्टॉकिंग इन द होल क्लास। चले, अब ठीक है, कुछ ना कुछ आपने लिखने की कोशिश की है। ग्रामर को तो बाद में देखते हैं ना, पहले तो। कायनात, आलिया इज known as blue stocking due to her love with literature। सही है, चलें किसी हद तक ठीक है। मुजम्मिल हुसैन, शी वाज इंटेलिजेंट बट इन नो सेंस ऑफ ब्लू स्टॉकिंग। थोड़ा सा इसको बेहतर करें, बहरहाल मुंह मत्थे लगता है सेंटेंस आपका। शमसा सुल्ताना, स्टॉकिंग लिख दिया शमसा सुल्ताना ने। हर वे ऑफ टॉकिंग शोज हिज ब्लू स्टॉकिंग नेचर ऑफ हिज पर्सनैलिटी। बेटा एक तो हर लगा रही है, फिर आप हिज लगा रही हैं, ये आपने मुझे लगता है अलमास बॉबी को इमेजिन कर लिया है। लेकिन हर वे ऑफ टॉकिंग शोज हर ब्लू स्टॉकिंग नेचर, और ब्लू स्टॉकिंग नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, बेटा ये फिर लिखने की जरूरत नहीं है। चले किसी हद तक सेंटेंस आपका जो है वो मान लेते हैं ठीक, बट कोशिश करें कि सेंटेंस जो है वो आप, सैयद मुनीबुद्दीन, परवीन शाकिर इज वाइडली रिगार्डेड एज अ ब्लू स्टॉकिंग वुमेन। बेटा यहाँ पे परवीन शाकिर जो है वो शायरा है, सबको पता है, तो रिगार्डेड एज अ ब्लू स्टॉकिंग वुमेन, थोड़ा सा जो है ना इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा सेंटेंस की नेचर को चेंज करें। तो यहाँ पे बेहतरीन शायरा का तो मीनिंग आ रहा है, या बेहतरीन खातून शायरा का मीनिंग तो आ रहा है, पढ़ी लिखी का शायद उस तरह से नहीं आ रहा। वहाब खान, ब्लू स्टॉकिंग ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन अस। बेटा ब्लू स्टॉकिंग का मीनिंग समझाना है, ब्लू स्टॉकिंग की वर्किंग या उसकी इफेक्टिविटी नहीं बतानी, क्योंकि जब तक आपको मीनिंग नहीं पता होगा आप उसकी कोई क्या इफेक्टिविटी समझेंगे। हर मैनर शोज दैट, नहीं, गलत। महविश साले, ब्लू, ठीक है ये सही है, कुछ बेहतर है। आयजा इज ब्लू स्टॉकिंग वुमेन हु लव्स टू रीड ट्वेल्थ नाइट। सिद्रा मसूद, ब्लू स्टॉकिंग वुमेन मेक देयर चाइल्ड विद गुड मेंटल। बेटा मेक वो आटे के पेड़े हैं, या तो अब ब्रिंगिंग करें कुछ इस तरह से, सेंटेंस की नेचर चेंज करें, आपने मेक लिखा हुआ है। जाकिर खान, स्टॉकिंग बेटा। हर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, ये तो दोबारा आगे बेटा अब चेक हो गया आपका। मरियम, द ओल्ड ब्लू स्टॉकिंग वेयरिंग लॉन्ग अबाया वाज। ये किसी सूरत भी पढ़ी लिखी खातून नहीं लग रही। फारिया, ब्लू स्टॉकिंग हेल्प चिल्ड्रन इन, गलत। अब आप देख लें बच्चे कितने परसेंट लोगों के गलत हैं, मैक्सिमम गलत ही आ रहे हैं। सना खान, हर एथिक्स एंड वे ऑफ टॉकिंग शोज। ब्लू स्टॉकिंग पीपल ब्रिंग अप देयर देयर की स्पेलिंग ठीक करें। शी ऑलवेज ट्राई टू ब्लू स्टॉक न्यू थिंग्स, माशाल्लाह। खानसा इज इफ्राज बिहेवियर शोज दैट शी इज, नहीं, गलत। सिमाब, भट्ट साहब, ये भट्ट साहब है ना अपने सिमाब। हर स्मॉल लाइब्रेरियन होम शोज दैट, ठीक है अपने भट्ट साहब ही हैं फिर, ये सही है। रुमासा, शी आज, रुमैसा है या रुमासा, शी ऑलवेज ट्राई टू ब्लू स्टॉक, नहीं, गलत हो गया। महम इफ्तिखार, शी पुट्स ऑन ब्लू स्टॉकिंग, नहीं, नहीं। मलाला इज अ ब्लू स्टॉकिंग गर्ल, नहीं। हर वे ऑफ ड्रेसिंग मेक्स हर सीम लाइक अ ब्लू स्टॉकिंग, नहीं। अरुसा बेटा ये तो फैशन की सेंस में जो है ना आ रहा है। असद वांट्स टू मैरी विद अ ब्लू स्टॉकिंग, बेटा ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है खूबसूरत खातून, यहाँ जो आपके सेंटेंस से लग रहा है ये अलमा का बेटा पहले हो गया है। कशफ, बीइंग अ पोएट ही ऑलवेज वांट्स अ ब्लू स्टॉकिंग बेटर हाफ। मावरा इकबाल, इशफाक अहमद मैरिड बानो कुत्सिया बिकॉज शी वाज, नहीं, इसका मतलब यहाँ से ये लग रहा है कि वो एक सेंसिबल खातून लग रही हैं, नहीं। अरूज शरीफ, कुत्सिया बानो, नहीं सही, क्लियर मीनिंग, शी इज अ ब्लू स्टॉकिंग गर्ल, गलत। सर आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल ही गलत है। ब्लू स्टॉकिंग, ये भी गलत है। अब एक सेंटेंस मैं बनाता हूँ और मुझे बताइएगा कि इसमें मीनिंग समझ आ रहा है या नहीं आ रहा।
Amna is a true blue stocking, always immersed in books and learning. मीनिंग क्लियर हो गया? इसको हटा देते हैं। इसके अलावा एक और बनाए, एक और इडियम दो। ठीक है, ये भी ये बेटा ये भी ठीक है आपका। एक और दो, अगर एक्टिविटी आप मजीद इसको आगे लेके चलना चाहते इस एक्टिविटी को। चले एक हम्म, अच्छा, आपका बहुत आसान, बचपन से हम लोग जो है वो पढ़ते आए हैं, बेड ऑफ रोजेस। बचपन में हमने पढ़ा था इसको और हमने इसको याद किया हुआ है बहुत आसानी से। इसके ऊपर बनाए जरा सेंटेंस। ये वो ईडियम है जो तकरीबन हमने भी पढ़ा, हमारे माँ बाप ने भी पढ़ा, हमारी औलाद भी पढ़ रही है, आगे उनकी औलाद भी पढ़ेगी। ये वो ईडियम है, नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ा है ये ईडियम। चले बेटा, बाकी लोग रुक जाए, क्विकली हम इनको जो है वो चेक कर लें। डिफिकल्टीज फेस्ड बाय समरीन वुमेन इन सोसाइटी शोज दैट इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। क्या बेड ऑफ रोजेस नहीं है? कोई मतलब नहीं है इसका। सोसाइटी बेड ऑफ रोजेस नहीं है या डिफिकल्टीज बेड ऑफ रोजेस नहीं है? मेक मनी एंड नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, बेटा ये इंग्लिश ही खराब है। इकरा अनवर शाह, लाइफ इज अ कॉमन वेजर, फॉर अ कॉमन वेजर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस इन प्रेजेंट। ठीक है, कुछ बेहतर है। टेक्निकल एजुकेशन इज नॉट, खानसा लिखा है एजुकेशन इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यू हैव टू पे फुल अटेंशन, बिल्कुल ठीक है। क्रैकिंग सीएसएस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। मदर बॉसम इज अ बेड, लुकिंग आफ्टर अ नॉटी चाइल्ड इज वेरी चैलेंजिंग, नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। अब आप लोग सही चीज पे आ रहे हैं, अब आप ठीक आ रहे हैं। लिविंग अब्रॉड इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस एज वी हैव टू डू ईच एंड एवरी बाय आवरसेल्व्स। अब सही डायरेक्शन पे आ गए। द हैप्पीएस्ट मैरिज लाइफ फॉर अली इज क्लियर एविडेंस दैट हिज लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है जी, मीनिंग आपको उसका भी पता था, लेकिन
अब आप लोग जो ध्यान मैसेज जो आप सेंटेंस बना रहे हैं, इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि इसका मीनिंग क्लियर करना है। अब आप इस पर्सपेक्टिव से सेंटेंस बना रहे हैं, पहले सिर्फ आप सेंटेंस बना रहे थे, अब आप इस पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं कि हमने मीनिंग क्लियर करवाना है। ये अप्रोच है, बस इतनी सी। We always used to sit in his favorite chair because it was in this position. बेटा इसको थोड़ा सा आसान करके लिख सकते थे, आसान सेंटेंस बन सकता था। इतना लंबा सेंटेंस भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की वजह बनता है। सबा अफरीदी बेटा, मेकिंग मनी इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। मेकिंग मनी इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, थोड़ा सा इसको फॉर्मल तरीके से आप कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ, नहीं ये वाला नहीं, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस मजा नहीं आ रहा, ये वो पुराना बचपन वाला ही है। आर मैरिज हैज नॉट बीन अ बेड ऑफ रोजेस, नहीं। Alice endured troubles accompanied by क्या लिखा है which ठीक है जी डॉक्टर मारिया। फरहाना, लाइफ ऑफ एलीट क्लास फैमिली इज अ बेड ऑफ रोजेस इन पाकिस्तान, सही है। मेजोरिटी का ठीक है, ऐसे राइटिंग इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस। नूरुल एन, आफ्टर माय फादर्स डेथ लाइफ इज नॉट लाइक अ बेड ऑफ रोजेस, सही है। मेजोरिटी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। टीचिंग इज अ चैलेंज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, सही है। इट as its reality everyone has to face। अब इंग्लिश का मसला नजर आ रहा है, मैं इंग्लिश के अलावा लॉजिक चेक कर रहा हूँ सेंटेंस की, तो लॉजिक सब लोगों की नजर आ रही है। स्टडिंग सीएसएस, प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस, शी लिव्स हैप्पीली अराउंड फ्रेंड्स, बट ठीक है जी। एवरीबॉडी इज स्ट्रगलिंग फॉर वन अनदर थिंग, बेटा थोड़ा सा इसको ना बेहतर कर सकते हैं आप। मुकद्दर, लाइफ इज नॉट अ फॉर पुअर पीपल नाउ इट इज, सही है। व्हेन इट इज थ्रू लेमन मेक्स weight loss is a challenging not a bed of challenging task not a bed of roses, life is for ठीक है। लाइफ समाविया, वेरी गुड बच्चे। एटलीस्ट इस बात की खुशी है कि आपने लॉजिक समझ लिया है। अगर लॉजिक समझ आ गया तो मकसद पूरा हो गया। एलिजाबेथ इज अ बेड ऑफ रोजेस, माशाल्लाह। वन ऑफ द मोस्ट यूनिक सेंटेंस अभी तक जो देखा है। एलिजाबेथ कैसे बेड ऑफ रोजेस हो सकती है? थोड़ा सा छोटा सा करके बने। मुसरत, लाइफ इज नॉट अ बेड, देयर आर मेनी कॉम्प्लिकेशंस अटैच्ड विद इट, लाइफ इजंट अ बेड ऑफ। बेटा एक चीज का ख्याल रखें कि अब आप जब प्रेसी का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप उसे कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में ना लिखें, आप उसे इज नॉट लिख दें, इस तरह लिखें। कॉन्ट्रैक्शन ना करें, सो पोस्टऑफी एस लगा के उसको शॉर्ट ना करने की कोशिश करें। बेटा सीएसएस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, पासिंग द सीएसएस एग्जाम इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। अहमद शाह साहब बिल्कुल ठीक है। लाइफ ऑफ फार्मर्स नॉट अ बेड ऑफ, बेटा even they have to work in the dark, life is not a bed of roses, rather it is very difficult, rather it is very, life is says yes, ठीक है जी। माशाल्लाह बच्चे, वेरी गुड। मेरे ख्याल में नगीना का भी ठीक है। ये जो ऊपर लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इन लोगों से अल्लाह पूछेगा, ये ठीक है। ये अरूज अरूज शरीफ ने आगे लिख दिया थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, तो ये ठीक हो गया। The contentment of his face clearly depicts that his life is a bed of roses। बचपन वाला सेंटेंस, ठीक है जी। भट्ट साहब आपको बचपन वाले सेंटेंस बनाने चाहिए थे एग्जाम में। चैलेंजिंग, ठीक है। ह्यूमन स्ट्रगल फ्रॉम बर्थ। रिमशा ताहिर खान, लाइफ इज नॉट वन, बिल्कुल बेहतरीन है। मारिया मैरी, बेटा आप सही हो जाएं। आपका कल आपने वैल्यूएशन भी करवानी मुझे कॉल करके। लाइफ इज नॉट अ बेड, नहीं चौधरी साहब इसको बेहतर करें, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर पुअर पीपल। चले किसी हद तक पुअर पीपल लगाने से
सी इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, वहाब खान, सी एस लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस। नहीं बेटा, सी एस एस डेस्टिनी, बेटा जो भी आपका नाम है आप इसको सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करें। क्रैकिंग सी इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, सी एस इज नॉट अ एग्जाम ऑफ बेड ऑफ रोजेस, नहीं ये गलत है, नॉट अ एग्जाम ऑफ बेड ऑफ रोजेस नहीं है। एशले, यही बचपन की याद, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस नहीं। अमन हुसैन, लाइफ इज, अच्छा बच्चे, अब ज्यादा ने लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस ही है, उम्मीद है सबने ठीक ही कर लिया होगा। तो बेसिक जो चीज थी वो आपके साथ डिस्कस हो गई है। तो अभी हम इस क्लास को यहाँ पे रोकते हैं। मैं भी थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया हूँ, अगर डे टाइम होता तो हम ब्रेक कर लेते, संडे वाले दिन हम लोग ब्रेक करें।